क्लास 9 का हिस्ट्री का 3rd चैप्टर करते हैं, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। जर्मनी में हिटलर एक ऐसा डिक्टेटर रहा जिसने पूरे वर्ल्ड को हैरान कर दिया उसने काम किए। कैसे उसने बहुत सारे ज्यूज़ को मरवाया, इतने मासेस में कंसंट्रेशन कैंप्स में भिजवा के। कंसंट्रेशन कैंप्स क्या होते थे कि एक बड़े से चैम्बर्स बने होते थे, उसके अंदर भेज के उसके अंदर पॉइजनस गैस छोड़ दी जाती थी जिससे उनकी डेथ हो जाया करती थी। इसने अपने आप को, जर्मनी के लोग जो थे, नाजी नाम उनको दिया। ब्लू कलर्ड आईज, ब्लॉन्ड हेयर, उनको वो नाजी जर्मनी प्योर जर्मन्स मानता था और वो हमेशा ये चाहता था कि इन्हीं के लिए सब कुछ है, सारी टेरिटरी इनके लिए है, सारे रिसोर्सेज इनके लिए है। लेकिन ये हिटलर आया कैसे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी तो एक डेमोक्रेसी बन गया था। कैसे रास्ता मिला एक व्यक्ति को जो वहाँ का डिक्टेटर बन बैठा, यही देखेंगे हम इस चैप्टर में। कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीज़न था जर्मनी का राजा। जर्मनी ने जो किंग रूल कर रहा था, मोनार्की थी जर्मनी में उस टाइम पे, तो जर्मनी का मेन रोल रहा वर्ल्ड वॉर शुरू कराने में। वर्ल्ड वॉर के प्रभाव क्या रहे? पूरा यूरोप जो कि क्रेडिटर हुआ करता था, उधार दिया करते थे, लोन्स दिया करते थे, वॉर का इफ़ेक्ट ऐसा आया कि यूरोपियंस को अब लोन लेने पड़ते थे, उधार लेना पड़ा। बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गई, रिसोर्सेज ख़त्म हो गए वर्ल्ड वॉर के अंदर। सारा का सारा गिल्ट जो वॉर का था वो आया जर्मनी के ऊपर। हालांकि किंग ने रूल किया था, किंग के कारण वर्ल्ड वॉर हुआ था, किंग को हटा दिया गया था। लोगों ने एक नए पॉलिटिकल आइडियाज़ के साथ, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म शुरू हुआ, यानी डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, ये जितने थे ये सब मांगने लगे कि हमें रशियन स्टाइल में यहाँ का रूल चलाना है। जो भी है रूल ऑफ पीपल होना चाहिए। इलेक्ट किया गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर गवर्नमेंट चूज़ की गई और वीमार रिपब्लिक एक बनी जो कि रूल कर रही थी जर्मनी को। अब नई नई डेमोक्रेसी जर्मनी में आई और उसी के साथ अलाइड पावर्स कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में इन्हें यूएस और यूएसएसआर ने ज्वाइन किया था। अलाइड पावर्स ने वॉर का गेट पूरा जर्मनी के ऊपर डाला और उसके कारण उनसे कोल रिच एरिया, आयरन रिच एरिया जो था वो एक तरह से जैसे फाइन के रूप में उनसे ले लिया। वॉर के जो कारण लोगों को, कंट्रीज़ को जो नुकसान हुए थे उसकी भरपाई करनी पड़ी जर्मनी को। ये एक ट्रीटी हुई थी 1919 में वर्साइलेस में जो ट्रीटी हुई उसके अंदर वीमार रिपब्लिक के लोगों ने जो इस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया, इस कारण से जर्मनी में बहुत उनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि ये इन्होंने अच्छा स्टेप नहीं लिया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, इतने सारी अपना रिसोर्सेज कम कर लिए। तो उन्हीं में से एक था हिटलर को भी ये वर्साइलेस में हुई ट्रीटी से बहुत गुस्सा आया। उसको शुरुआत ही यहाँ से होती है कि असलियत में हिटलर ने पार्टिसिपेट भी किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। वो एक मैसेंजर का काम कर रहा था। उसने कुछ ऐसे काम किए कि उसके लिए उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे और उसने फिर जर्मन की जो ट्रीटी हुई वर्साइलेस में उससे वो फ्यूरियस हुआ, उसको बहुत गुस्सा आया। अब वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट बनाने के लिए पहले उसने ज्वाइन करी जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करके उसको रीनेम किया उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा इस पार्टी में, गेन करता गया पॉपुलैरिटी। पीछे और क्या चल रहा था? इसके साथ साथ जैसे ये पॉलिटिकल रेडिकलिज्म आया, वीमार रिपब्लिक को लोग लाइक नहीं कर रहे थे, उसके साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस आई। इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आई? रिसोर्सेज रिच एरियाज़ अगर जर्मनी के हाथ से निकल गए थे, उसकी कॉलोनीज़ उसके हाथ से निकल गई थी, 13 कॉलोनीज़ हाथ से निकल गई थी, टेरिटरी हाथ से निकल गई थी, तो ऑब्वियसली
और पेमेंट जो करना पड़ता था, रिपारेशंस जो देनी पड़ती थी, एक तरह से फ़ाइन जो देना पड़ रहा था वॉर का, उसके कारण जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस तो आनी थी। क्राइसिस इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्होंने रेकलेसली नोट्स छाप दिए। नोट छापने से क्या हुआ, लोगों के पास करेंसी ज़्यादा, रिसोर्सेज उतने ही, खरीदने ज़्यादा हैं। ये तो डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, डिमांड उतनी ही है, सप्लाई कम हो रही है, तो प्राइसेस हाइक कर गए। इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन के कारण लोग परेशान, ब्रेड के लिए, मतलब ब्रेड के लिए जा रहे हैं तो कितना मनी देना पड़ रहा है, लाइन में खड़े होकर ब्रेड मिल रही है, मुश्किल से ब्रेड मिल रही है। इवन वर्ल्ड में इनकी हंसी उड़ाई जाने लगी कि इनको एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए कार्ट लोड्स लेके जानी पड़ती है नोट्स की। इतनी वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी। कंपैरिजन में डॉलर के देखते हुए वैल्यू इनके गिरती जा रही थी करेंसी की। अब इससे ज़्यादा क्राइसिस नहीं हो सकती कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना, लोग बैठे हुए थे, उनको जॉब चाहिए लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, कोई काम करने को मिल नहीं रहा है। दे वर रेडी टू डू एनी वर्क एंड दे वर नॉट गेटिंग इट। तो इस तरह से इस परेशानी की स्थिति का फ़ायदा मिला हिटलर को। कैसे मिला? पहले तो ये, जब जर्मनी इतनी परेशानी में आ गया तो यूएस आया अपना एक डेव्स प्लान लेके, इसको इकोनॉमिकली थोड़ा सा स्टैंड करने के लिए। डेव्स प्लान से थोड़ा राहत मिली जर्मनी को, इकोनॉमी रास्ते पे आने लगी थी। लेकिन तभी 1923 में यूएस का एक्सचेंज कोलैप्स कर गया, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कोलैप्स कर गया, यानी शेयर्स के दाम एकदम गिर गए। जैसे ही शेयर्स के प्राइसेस गिरते हैं तो एक ट्रेंड रहता है कि लोग सब अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं, यानी कि जितना मार्केट में लगा हुआ पैसा है धीरे धीरे सब वापस लेते हैं। वो काम बड़ा स्पीड अप होके हुआ, एकदम लोगों ने उस वहाँ से पैसा निकाला, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कोलैप्स कर गया। ग्रेट डिप्रेशन इसको हम बोलते हैं, 1923 में जो आया था। यूएस को प्रभावित करने का मतलब जर्मनी पे सीधा उसका प्रभाव पड़ना। जर्मनी में फिर से वही स्थिति आ गई, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, खाली बैठे हैं, ब्रेड नहीं है, परेशान हो रहे थे। ऐसी परेशानी की स्थिति में हिटलर एक नया आइडिया लेके आया, नाजिज्म का। पार्टी इसने वर्कर्स पार्टी जो बना दी थी, तो फिर उसने कैप्चर करने की कोशिश करी हिटलर ने। हम हिटलर पर वापस आते हैं कि हिटलर ने जो ये पार्टी का नया नाम कर दिया था और थोड़ा पॉपुलैरिटी ले ली थी, इसने कोशिश करी कि वो कैप्चर कर ले पावर को, लेकिन उसमें असफल रहा। उसे अरेस्ट कर लिया गया, उसके ऊपर ट्रेजन का आरोप लगाया गया, उसको इम्प्रिजन कर दिया गया। कुछ टाइम बाद फिर वो आया पिक्चर में, इम्प्रिजनमेंट पूरा जब उसका हुआ वो वापस आया और उसने इसका फ़ायदा उठाया, ये जो ग्रेट डिप्रेशन था उसका फ़ायदा उठाया। वीमार रिपब्लिक पहले ही परेशान थी, बहुत सारी चीज़ें थीं, कुछ कमियां थीं, रिप्रेजेंटेशन था जिसकी वजह से एक जैसी सी इनके आपस में बन नहीं पाती थी वीमार रिपब्लिक में। दूसरी चीज़ कि कुछ ऐसी चीज़ें थी कि अचानक से इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, कई बार इमरजेंसी की स्थिति आती थी, इमरजेंसी लगा दी जाती थी। तो इस तरह से पूरी पकड़ भी नहीं थी, इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल ही रही थी। इस तरह से नई बनी हुई जो एक नया डेमोक्रेसी चल रही थी, अभी अभी नई स्थिति में थी, उसके साथ परेशानियां बहुत जुड़ी थी। हिटलर को आइडिया लगा कि इसके अंदर कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसको वाइस चांसलर की एक ऑफ़र मिल गई। वाइस चांसलर बनते उसने, एक तो उससे पहले पार्टी में उसने इलेक्शन में जीता, वाइस चांसलर बना। वाइस चांसलर बनने के बाद उसने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है उसको ख़राब करने के लिए पूरी कोशिश करी। धीरे धीरे वो डेमोक्रेसी की चीज़ों को डिसमेंटल करता गया। उसके डेमोक्रेसी की फॉर्म से ये किस तरह से डिक्टेटरशिप में आ पाए। फिर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में फायर लगी, आग लगी। इस ऐसे टाइम पे सिविक राइट्स ख़त्म कर दिए जाते हैं, तो रूल बाय डिक्री हो गया उस टाइम पे कि मतलब लोगों के जो राइट्स होते हैं वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हिटलर ने धीरे धीरे सबको अपने फेवर में कर लिया और वो वहाँ का डिक्टेटर बन गया। डिक्टेटर बनने के बाद उसने कुछ पुलिस जैसे पुलिस थी वो वहाँ की, तो कुछ और नई चीज़ें ऐड करी।
जो स्पाई का काम करते थे। जो भी उसके अगेंस्ट होता था उसका पता लगाते थे, उसको मरवा दिया जाता था। डिक्टेटर बन के उसने सबसे बड़े उनके अपने एनिमी, नाजीज़ का एनिमी उसने बताया ज्यूज़ को। ज्यूज़ वहाँ पे बहुत समय से रहते आ रहे थे, साथ में रह रहे थे, लेकिन अचानक से ये जो नाजी आइडियोलॉजी उसने क्रिएट करी तो लोग नाजिज्म के साथ जुड़ते गए। रीज़न उसका क्या था कि उसका एक तो स्पीच बहुत अच्छी देता था, फिर दूसरी चीज़ कि मासेस को अट्रैक्ट करने के उसके पास बहुत तरीके थे। किस तरह से सैल्यूट करना है, कैसे मार्च कराना है, कैसे एक स्पेक्टेकुलर चीज़ देखने में जिस सबको अच्छी लगे वो प्रेजेंट करनी है। लोग उस टाइम परेशान थे, ख़ास तौर पे यूथ, यंग लोग बहुत परेशान थे, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति थी। वहाँ पे एक आशा की किरण दिखाई हिटलर ने कि वो जर्मनी को उठाएगा नाजिज्म आइडियोलॉजी चला के। बहुत सारे लोगों ने नाजिज्म को ज्वाइन कर लिया और ये एक सबसे बड़ी पार्टी बन गई, नाजी पार्टी 1932 में। बड़ी पार्टी बनने के बाद उसने अपना एक इकोनॉमिस्ट था जालमार साच, उसकी हेल्प से इकोनॉमी को उठाया। वोल्क्सवैगन नाम की गाड़ी बनानी शुरू की गई, सुपर नेशनल हाईवेज़ बनाए गए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, इकोनॉमी धीरे धीरे सुधरने लगी। अभी इकोनॉमी सुधर ही रही है कि बीच में उसने मिलिट्री को, आर्मी को, बहुत ज़्यादा आर्मी पे पैसा लगाना शुरू किया। आइडिया उसका ये था कि नाजी लोगों के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी ऑक्यूपाई करें, आसपास के कंट्रीज़ पे अटैक करके। जालमार साथ जो इकोनॉमिस्ट था उसने मना किया कि अभी हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इस तरह के काम करें, लेकिन उसको अपनी इस तरह से किसी का इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता था। उसने जालमार साथ को हटवा दिया वहाँ से। फिर उसने आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाया और अटैक किया पोलैंड पे। पोलिश लोगों का उसने बहुत बुरा किया उनके साथ। टेरिटरी उसका आइडिया ये था, नाजी लोगों के लिए, नाजी जर्मन्स के लिए टेरिटरी चाहिए तो उसको खाली कराना है। पोलैंड के लोगों को एक कॉर्नर में जैसे धकेल दिया गया। ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड जगह होगी, अच्छे से सैनिटाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, लोग मरते हैं, बीमार पड़ते हैं। तो इस तरह से पोलिश लोग बहुत परेशान रहे। फिर उसके बाद इसने अटैक किया फ्रांस के ऊपर। अटैक करते यानी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इसके अंदर सबसे बड़ी इसने जो गलती करी, एक ब्रिटेन पे अटैक करके, और दूसरी चीज़ ब्रिटिश का एक तरफ से बाउंड्री जहाँ से लगती है वहाँ से वो ब्रिटिश की आर्मी के लिए रास्ते खुल गए और खुद घुस गया यूएसएसआर में अटैक करने के लिए। ये कहलाती है हिटलर की ब्लंडर मिस्टेक। यूएसएसआर उस टाइम पे भी बहुत बड़ी पावर था, उसके ऊपर अटैक करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। यूएसएसआर की सेना ने इनको खदेड़ दिया, बर्लिन तक यानी कैपिटल तक पहुंचा दिया, टेरिटरीज ले ली, हार हो गई। हिटलर को पता चला जब वो हार चुका है तो उसने एक सुसाइड कर लिया और उसके साथ उसके कुछ और जो एसोसिएट्स थे, जो जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने भी इसी तरह से सुसाइड कर लिया बिकॉज दे न्यू दैट दे हैव डन वेरी बैड टू ज्यूज़ एंड अदर पीपल। तो लोग क्या करेंगे, लोग उनको उसी तरह का बदला लेंगे, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इस लेसन की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि हेलमट नाम का एक बच्चा है, वो देखता है कि मेरे पेरेंट्स आपस में कुछ सुसाइड जैसी बात कर रहे हैं, तो वो डर गया था और उसने अपने फादर को देखा कि उन्होंने सच में सुसाइड कमिट कर लिया था। शुरुआत यहीं से होती है। अलाइड पावर जो थी उन्होंने जर्मनी के ऊपर फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी गिल्ट इन्हीं के ऊपर डाल के, और फिर जो उन्होंने यहाँ पे ट्रिब्यूनल बनाई जिसने कि देखा कि किसने क्या गलतियाँ की थी। अब की बार इतना हार्श नहीं था, ज़्यादा लोगों को सज़ा नहीं दी गई, कुछ लोगों को फांसी दी गई और इतना हार्श नहीं था जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ था। शायद ब्रिटेन को ये पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की ट्रीटी ज़्यादा हार्श थी, जिसके कारण जर्मन्स बहुत परेशान हुए थे। इसके साथ साथ यहाँ पे इस लेसन में बहुत कुछ आता है, जैसे कि नाजी आइडियोलॉजी थी क्या। यूथ जो थे, यंग लड़के थे, उनको क्या दिया जाता था कि वो बॉक्सिंग वगैरह करें, थोड़ा एग्रेसिव बने। किस तरह से एग्रेसिव बने,
और नाजी को ही अच्छा समझें और बाकी सबके प्रति घृणा बना दी जाती थी। ज्यूज़ के प्रति इतनी हेट्रेड कि उनको स्कूल से निकाल दिया जाता था। टीचर जो थे वो स्कूल में ज्यूज़ जितने उन सबको निकाल दिया गया था। तो एक बहुत ज़्यादा रेसिज्म का बुरा रूप देखने को मिलता है हमें इस टाइम में। हिटलर ने जो किया था, उसने आइडियोलॉजी ऐसी बनाई कि नाजी जो वुमेन हैं वो जितने ज़्यादा उनके बच्चे होंगे उनको उतने स्टार्स दिए जाते थे। क्यों? वो चाहता था नाजी लोगों की पॉपुलेशन तो बढ़े, बाकी जो जितने अनवांटेड लोग हैं जैसे ज्यूज़ हैं, क्रिपल्ड हैं, जो किसी तरह से शारीरिक रूप से ठीक नहीं हैं, या जो नोमैड्स टाइप लोग होते थे, उन सबको भी मरवा देता था, क्योंकि वो चाहता था कि प्योर जर्मन ब्रीड यहाँ पे रहे, जर्मन्स ही रहें, नाजी ही रहें। उसने क्या क्या किया, कैसे किया, ये लेसन में करते हैं हम डिटेल में। थैंक यू। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। लेसन शुरू होता है जब वर्ल्ड वॉर ओवर हो चुकी है। 1945 में एक 11 इयर्स ओल्ड जर्मन बॉय है हेलमत, उसने बेड पे लेटे लेटे सुन लिया अपने पेरेंट्स को वो डिस्कस कर रहे हैं कुछ सीरियस टोन्स में। उसके फादर जो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन है, उन्होंने साथ दिया था हिटलर का। किस चीज़ में? जो ज्यूस को वो मरवाता था तो उसके अंदर साथ दिया था। अब इसको हेलमत के फादर को ये डर था कि ये लोग हार चुके हैं अलाइड पावर से। अलाइड पावर्स मींस उसके अंदर इंग्लैंड, फ्रांस, बाद में अमेरिका और रशिया ने भी ज्वाइन कर लिया था। तो इन पावर्स से अब जब हार चुके हैं तो ये पावर्स आके उस चीज़ का बदला लेंगे जो इन्होंने गलत काम किए थे ज्यूस के साथ। तो इसके फादर को ये डर था, इस वजह से वो ये उसके पेरेंट्स डिसाइड कर रहे थे कि हमें पूरी फैमिली को ही सुसाइड कर लेना चाहिए या सिर्फ उसके फादर को सुसाइड करना चाहिए। ऐसा सुनना सोचो उसके लिए कितना खतरनाक रहा होगा। In the spring of 1945, a 11 years old German boy called Helmut was lying in bed. बेड पे लेटे लेटे 1945 में 11 years old German boy ने क्या सुना? He overheard his parents discussing something in serious tones. Serious tones में वो कुछ डिस्कस कर रहे थे। His father, a prominent physician, deliberated with his wife. फादर जो थे वो उसकी अपनी वाइफ से कह रहे थे whether the time has come to kill the entire family, कि पूरी फैमिली को ख़त्म कर देना चाहिए, और if he should commit suicide alone, या उसे अकेले सुसाइड करना चाहिए। His father spoke about his fear of revenge. उसके डर था कि ये बदला लिया जाएगा। उसने ये बोला saying, now the allies will do to us what we did to the crippled and Jews. allies अब हमारे साथ वो करेंगे जो हमने crippled के साथ और Jews के साथ किया था। crippled लोग और Jews लोगों को वहाँ पे जर्मनी में हिटलर मरवा दिया करता था, उसकी सपोर्ट इस डॉक्टर ने की थी। इस वजह से उसने अब ये कहा कि ये अलाइड पावर्स जो हैं ये अब हमारे साथ उसी तरह का बिहेव करेंगे जैसा हमने क्रिपल्ड और ज्यूस के साथ किया था। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमट टू द वुड्स। अगले दिन वो जंगल में ले गए, वेयर दे स्पेंट देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग्स। लेटर हेलमट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। और फिर एक दिन जाके उन्होंने अच्छे से जंगल में गाने वाने गाए क्योंकि वो लास्ट डे सेलिब्रेट कर रहे थे। और फिर उसके बाद हेलमट के फादर ने अपने आप को गोली मार दी अपने ऑफिस में। हेलमट रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ट इन द फैमिली फायरप्लेस। और उसके फादर की जो ब्लड से भरी हुई यूनिफॉर्म थी वो जला दी गई फैमिली के फायरप्लेस में। सो ट्रॉमेटाइज्ड वाज ही बाय व्हाट ही हैड ओवरहर्ड एंड व्हाट हैड हैपेंड। बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था इस चीज़ से, क्या उसने सुना था और क्या हुआ था। दैट ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 years। इतना डर गया था कि उसने रिफ्यूज कर दिया कि वो घर पे कुछ भी नहीं खाएगा अगले 9 years तक। रीज़न उसका ये था कि कहीं उसकी मदर उसको पॉइजन ना कर दे। He was afraid that his mother might poison him. Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. शायद हेलमट को पता नहीं होगा कि उसका मतलब क्या है। फादर जो था एक नाजी था और सपोर्टर था एडोल्फ हिटलर का। Many of you will know
समथिंग अबाउट नाजीज एंड हिटलर। अब इस चैप्टर में हम यही जानेंगे नाजी और हिटलर के बारे में। यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर। ये इसकी डिटर्मिनेशन हिटलर की ये थी कि वो चाहता था कि जर्मनी को एक माइटी पावर बना दे, एंड हिज एम्बिशन ऑफ कॉन्करिंग ऑल ऑफ यूरोप, पूरा यूरोप जीतना चाहता था। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज, ज्यूज को भी उसने मरवाया था, ये भी सुना होगा। बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स। ये नाजिज्म में जो एक या दो आइसोलेटेड एक्ट्स नहीं थे, ये एक पूरा सिस्टम था। इट वाज सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में ये एक आइडिया था। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। देखते हैं नाजिज्म क्या था। लेट्स सी व्हाई हेलमट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ। क्यों फादर ने हेलमट के सुसाइड किया, एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज, किस लिए वो डर रहा था। इन मई 1945, अब हुआ क्या था 1945 में, जर्मनी सरेंडर टू अलाइज। अलाइज जो ये थी फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रशिया, उसके सामने ये जर्मनी हार चुकी थी, सरेंडर कर चुकी थी। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, अब अंदाजा लगा रहे थे कि क्या होगा। हिटलर, his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. हिटलर, उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गॉबेल्स, और उसकी पूरी फैमिली ने, गॉबेल्स की, सुसाइड कर लिया था मिल के बर्लिन के एक बंकर में अप्रैल में। At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace. और जब वॉर खत्म हुआ था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया था। ये न्यूरेम्बर्ग पे सेटअप इसलिए किया गया था कि ताकि सजा दे सके जो भी नाजी वॉर के क्रिमिनल्स थे जिन्होंने क्राइम किए थे पीस के अगेंस्ट, फॉर वॉर क्राइम्स, वॉर के क्राइम्स के लिए, एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी के लिए जो भी गलत किया गया था, तो उसको किसको क्या सजा मिलनी चाहिए, इसको निश्चय कौन करेगा, ये इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो सेटअप की गई थी। Germany's conduct during the war, especially in those which came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions. अब जर्मनी का कंडक्ट जो पूरा वॉर में रहा था, खास तौर पे वो एक्शंस जिनको हम कह सकते हैं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी थे, उसने सीरियस मॉरल और एथिकल क्वेश्चन खड़े कर दिए थे सबके सामने, एंड इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन, और पूरे वर्ल्ड इसको कंडेम कर रहा था, सब इसकी निंदा कर रहे थे। What were these acts? ऐसे कौन से एक्ट्स किए थे जिसकी पूरा विश्व निंदा कर रहा था। Under the shadow of Second World War, Germany had waged a genocidal war. अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शेडो में, मतलब उसके पहले और उसके साथ साथ में, जर्मनी ने जो एक जीनोसाइडल वॉर चलाया था। जीनोसाइडल वॉर मीन्स किलिंग ऑफ लार्ज स्केल, killing on large scale leading to destruction of large section of people, बहुत सारे लोगों को एक साथ मरवा देना, which resulted in mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. और क्या रिजल्ट था उसका कि बहुत सारे लोगों का मास मर्डर किया गया, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स का जो सिविलियंस थे यूरोप के। ऐसा नहीं था कि वो मिलिट्री में या किसी वॉर के अंदर मारे गए, सिविलियंस को, निर्दोष लोगों को मारा गया। The number of people, civilians means जो normal people होते हैं, the number of people killed included 6 million Jews, just imagine 6 million Jews को मरवा दिया, 2 lakh gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally or physically disabled. यानी जो mentally या physically disabled होते थे उनको भी, जर्मनी का होते हुए भी उनको भी मार दिया गया। Besides innumerable political opponents, और बहुत सारे जो भी पॉलिटिकल ओपोनेंट दिखाई देते थे हिटलर को, उनको वो मरवा दिया करता था। नाजीज डिवाइस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मींस ऑफ किलिंग पीपल, उन्होंने एक कोई जैसे पहले कभी नहीं हुआ था वो तरीका निकाला बहुत सारे लोगों को एक साथ मारने का। दैट इज बाय गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑस्विच। वो गैस से मारते थे, पॉइजनस गैस से एक सेंटर्स बना रखे थे, जैसे ऑस्विच में बना हुआ था, गैस चैम्बर्स होते थे, मतलब हॉल में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, गैस छोड़ दी पॉइजनस, उससे वो मर जाया करते थे। द न्यूरेम्बर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ।
अब जो न्यूरेम्बर्ग ट्रिब्यूनल बनी थी, अलाइड पावर्स ने बनाई थी, उसने सिर्फ 11 लीडिंग जो नाजीज थे उनको डेथ सेंटेंस दिया था। मेनी अदर्स वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, बहुत सारे लोगों को उम्र कैद की सजा मिली। द retribution did come, yet the punishment of Nazis was far short of brutality and extent of their crimes. Retribution तो किया गया, सजा तो दी गई, लेकिन ये पनिशमेंट जो थी नाजीज के लिए बहुत कम थी, जितनी उन्होंने ब्रूटैलिटी यानी जितना उन्होंने गलत तरह से मारा था लोगों को, और जो उनका क्राइम्स थे बहुत बड़े थे एज कंपेयर टू जो उनको सजा दी गई। The Allies didn't want to be harsh on defeated Germany as they had been after First World War. Allies चाहते थे कि अब वो इतना हार्श ना हो जर्मनी के अगेंस्ट जितना वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुए थे। इस वजह से बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं दी गई। Everyone came to feel that rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War. हर कोई ये फील कर रहा था कि जो ये नाजी जर्मनी में जो कुछ भी हुआ उसका कारण जो अगर हम ढूंढें तो ये हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जो हुआ था वो उसके परिणाम थे, ये उसका रिजल्ट था। अब वो एक्सपीरियंस था क्या? लेट्स सी। बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक। Germany, a powerful empire in early years of the 20th century, fought the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन्होंने 1914 से 18 जो चला था, वो जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर जो था अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी में। तो वॉर जो था शुरुआत यहाँ से हुई थी अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर, और उसके साथ में ऑस्ट्रियन एम्पायर था, एंड अगेंस्ट द अलाइज के अगेंस्ट था जो जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया आते थे। ऑल जॉइंड द वॉर एंथुसियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री। सबने ज्वाइन तो कर लिया वॉर को बड़े एंथुसियास्टिकली, होप ये थी कि जल्दी ही विक्ट्री मिल जाएगी। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन। बहुत कम उन्होंने ये रियलाइज किया था कि इतनी लंबी भी खिंच सकती है ये वॉर। इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज, और उसका रिजल्ट क्या रहा? यूरोप के सारे रिसोर्सेज जो थे वो ड्रेन हो गए, वहां से चले गए, खत्म हो गए। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी को शुरू में तो फायदा हुआ जब उन्होंने फ्रांस और बेल्जियम में जीत ले ली। हाउएवर द अलाइज स्ट्रेंथन बाय यूएस एंट्री इन 1917, लेकिन अलाइज की पावर और बढ़ गई जब यूएस ने एंट्री ली थी 1917 में। तो अलाइड पावर्स जीत गए, वन डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। यूएस की एंट्री के साथ साथ इनकी पावर बढ़ी और अलाइड पावर्स ने हरा दिया था जर्मनी को, और जो इसकी सेंट्रल पावर्स इसके साथ में थी नवंबर 1918 में। अब ये जर्मनी की हार हो गई। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, जो राजा राज्य करा करता था ऐसी जर्मनी की जो हार हुई थी, एंड द एब्डिकेशन ऑफ एम्परर को हटा दिया गया। उससे क्या हुआ? गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज। अब इससे पार्लियामेंट्री पार्टी सामने आई टू रिकास्ट जर्मनी पॉलिटिक्स, जर्मनी का पॉलिटिकल सिस्टम चलाने के लिए। अ नेशनल असेंबली मेट एट वीमार एंड एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। एक नेशनल असेंबली वीमार पे इकट्ठे हुए वो, और एस्टैब्लिश किया एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर होता है ना जो फेडरेशन बना दिया जाता है, इकट्ठे होके उससे चलेगा। डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रीस्टैग। अब डेप्यूटीज जो थे उनका इलेक्शन होना था जर्मन पार्लियामेंट में, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इलेक्ट होके आने थे, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन, यानी हर एक को वोटिंग राइट मिला, और इस तरह से जो पार्लियामेंट के मेंबर्स जो चूज होके इलेक्ट होके आने हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे आए थे। This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of First World War. First World War के बाद जो अलाइज ने इनके ऊपर कुछ टर्म्स रखी जो जर्मनी को एक्सेप्ट करनी पड़ी। जर्मनी को एक्सेप्ट करनी पड़ी यानी कि इसी पार्लियामेंट को एक्सेप्ट करनी पड़ी, इसी के डेप्यूटीज को एक्सेप्ट करनी पड़ी। उसके कारण
जर्मनी के लोग ही इसके अगेंस्ट हो गए थे। द पीस ट्रीटी एट वर्सालिस नाम की जगह पे एक पीस ट्रीटी की गई विद द अलाइज के साथ में एक ट्रीटी हुई विद अ हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस। बड़े हार्श थी और ह्यूमिलिएटिंग, जर्मनी को जिसने ह्यूमिलिएट कर दिया, ऐसी शांति का एक प्रस्ताव जो था वो पास किया गया, समझ लो वर्सालिस पे। और उसके अंदर जो ट्रीटी लगाई गई थी, जो जो कुछ टर्म्स रखी गई थी, जो एक्सेप्ट करनी पड़ी वीमार रिपब्लिक को, वो जो थी काफ़ी हार्श और ह्यूमिलिएटिंग थी। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जर्मनी की ओवरसीज जो बाहर की कॉलोनीज थी वो सारी उन्होंने खो दी। अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 1/10 उसकी पॉपुलेशन भी चली गई। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज भी अलाइड पावर्स ने ऑक्यूपाई कर ली। 75% ऑफ इट्स आयरन, 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस ने अपने नुकसान के लिए ये आयरन और कोल ले लिया। पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई जर्मनी को करनी पड़ी अपना ये आयरन और कोल छोड़ के। द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। अब मिलिट्री के आधार पर ही लड़ाई करके जो उन्होंने ये यूरोप को परेशान कर दिया था, तो अलाइड पावर्स ने इसको डीमिलिटराइज किया जर्मनी को, ताकि मिलिट्री नहीं होगी तो कहाँ से फिर ये अटैक करने की सोचेंगे। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्रीज सफर्ड। एक वॉर गिल्ट क्लॉज रखा गया जिसके अकॉर्डिंग जर्मनी जो थी रिस्पॉन्सिबल ठहराई गई जो डैमेजेस हुए थे अलाइड कंट्रीज को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन। अब अगर उसके कारण नुकसान हुए तो कंपनसेशन भी जर्मनी देगी, और कितना देना पड़ा, 6 बिलियन पाउंड का। द अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड रिसोर्स रिच एरिया था, तो अलाइड आर्मीज ने यहाँ का भी एरिया ले लिया। फॉर मच ऑफ 1920s तक उनके पास था। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat but in the war but also disgrace at Versailles. बहुत सारे लोगों ने इसी वीमार रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल माना इस हार का, और जो डिस्ग्रेस हुआ जर्मनी का वर्साइलेस पे वो भी। हालांकि गलती वीमार रिपब्लिक की नहीं थी, रीज़न ये था कि उसको जर्मनी को दोषी ठहराया गया सबके नुकसान होने की वजह से। अलाइड कंट्रीज को और अदर कंट्रीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उसकी भरपाई एक तरह से जर्मनी से कराई गई। गलती इसमें वीमार रिपब्लिक की नहीं थी, वो तो नया बना हुआ लोगों से इलेक्ट होके लोग आए थे, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ा कि वहाँ के लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए इस चीज़ को। उन्हें ये लगा कि शायद ये वीमार रिपब्लिक की गलती है कि इतना डिस्ग्रेस हुआ जर्मनी का वर्साइलेस में। द इफेक्ट्स ऑफ वॉर। द वॉर हैड डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन एंटायर कॉन्टिनेंट। वॉर के बहुत बुरे प्रभाव पड़े थे पूरे कॉन्टिनेंट पे, बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। साइकोलॉजिकली तो परेशान थे ही लोग, फाइनेंशियली भी परेशान होते हैं। वॉर के बाद वॉर में सारा पैसा लग जाता है। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेटर्स। अब वो पहले उधार दिया करते थे, अब इन्हें उधार लेना पड़ रहा था। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वीमार रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। ये नई वीमार रिपब्लिक जो बनी थी, अनफॉर्चुनेटली इन्हें पे करना पड़ रहा था जो पाप किए थे असलियत में ओल्ड एम्पायर ने। द रिपब्लिक कैरेड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट। अब ये पूरा वॉर गिल्ट जो था इस रिपब्लिक के ऊपर आ गया था। द नेशनल ह्यूमिलिएशन, जो देश का ह्यूमिलिएशन हुआ था, किस तरह से छीन ली गई थी चीज़ें, डीमिलिटराइज कर दिया गया था, राइनलैंड ले लिया गया था, तो सब लोग इसको रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे वीमार रिपब्लिक को, जबकि असलियत में ये था नहीं। एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स टू पे कंपनसेशन। और फाइनेंशियली क्रिपल्ड तो जर्मनी को होना ही था क्योंकि कंपनसेशन पे करना पड़ रहा था। रिसोर्सेज हाथ से निकल गए और कंपनसेशन और पे करना पड़ रहा है, तो डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई थी जर्मनी के लिए। दोज हु सपोर्टेड द वीमार रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, जिन्होंने भी वीमार रिपब्लिक के बनने को
सपोर्ट किया था, खासतौर पे जितने सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, बिकेम इजी टारगेट ऑफ अटैक इन कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल। वो टारगेट्स बन गए अटैक के। कंजर्वेटिव जो थे, पुरानी सिस्टम में जो चलाना चाहते थे, उनके नजरों में वो दोषी ठहराए गए। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। उनको हंसी मजाक में नवंबर क्रिमिनल कहा जाता था क्योंकि नवंबर में ये ट्रीटी हुई थी, पीस ट्रीटी। दिस माइंडसेट had a major impact on the political developments of early 1930s as we will soon see। और 1930s में जो भी political developments हुए उनका कारण इसी के पीछे छुपा था। The First World War left a deep imprint on European society। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण एक गहरी छाप छूटी थी यूरोपियन सोसाइटी पे एंड पॉलिटिकल सिस्टम पे। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। सोल्जर्स को सिविलियन से ऊपर रखा जाने लगा था, आम जनता से कहीं ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाने लगा सोल्जर्स को। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेट ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन टू बी एग्रेसिव। पॉलिटिशियन और पब्लिसिस्ट जितने थे वो सब इस पे जोर दे रहे थे कि मेन को एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मैस्कुलाइन होना चाहिए। किस लिए? कि ताकि अगर सोल्जर बनना पड़े, लड़ाई का टाइम आए तो वो जा सकें। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। ट्रेंच कहलाते हैं जहाँ पे ये वॉर के टाइम पे छुपते हैं, ट्रेंचेस होती हैं गड्ढे बना के। तो ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया मीडिया ने कि जैसे बहुत अच्छी होती है, लेकिन सच्चाई क्या थी? द ट्रूथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन दीज ट्रेंचेस। इन ट्रेंचेस में वो बड़ी मिजरेबल लाइफ, दयनीय स्थिति में रहते थे। ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्प्सेस। और वहां पे वो जैसे कैद हो जाते थे उन रैट्स के साथ जो डेड बॉडीज को खा रहे होते थे। दे फेस पॉइजनस गैस। कभी पॉइजनस गैस का सामना करना होता था, कभी एनिमल शेलिंग, एनिमल्स ने बॉम्ब फेंक दिया उसका सामना करना होता था। एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली। और उनकी रैंक्स जो थी वो रिड्यूस और हो जाती थी। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन पब्लिक स्फीयर। अब क्या था कि एग्रेसिव वॉर करने का प्रोपेगेंडा और नेशनल ऑनर को, कि देश का ऑनर जो चला गया उसे वापस लाना है, वो सेंटर स्टेज पे आ गया पब्लिक स्फीयर में। लोग जहाँ पे बातचीत करते थे तो मेन बातें यही रहती थी। वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। और लोगों को ये लगा कि ज्यादा अच्छा है, इससे रिपब्लिक से ज्यादा अच्छा है कि कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप चले, वो ज्यादा बेटर रहेगी। दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग, जो अभी अभी डेवलप हुई थी वर्ल्ड में। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। इस टाइम पे डेमोक्रेसी जो था बड़ा यंग और फ्रेजाइल आइडिया था, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ऐसा आइडिया था जो आसानी से टूट सकता है, क्योंकि अभी तक डेमोक्रेसी के फायदे नहीं पता थे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जर्मनी में लगते ही वर्साइलेस में जो ट्रीटी हुई थी उसके कारण सारा दोष उसके ऊपर आ गया था। हालांकि गलती नहीं थी डेमोक्रेसी की कुछ भी, लेकिन फिर भी लोगों को लगा कि शायद कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप ही ज्यादा बेटर है। अब ये क्योंकि डेमोक्रेसी फ्रेजाइल आइडिया थी विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटरवॉर यूरोप। अब ये वॉर के बाद जो यूरोप में चला था उसके बाद थोड़ी इंस्टेबिलिटीज आ गई थी इसके अंदर, तो बड़ा फ्रेजाइल सा आइडिया था, लोग इसके ऊपर से एकदम विश्वास हटा भी सकते थे। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम, लोग जब परेशान हैं तो वो सोचने लगते हैं कि क्या चेंजेस आने चाहिए और क्या इकोनॉमिक क्राइसिस आई। इकोनॉमिक क्राइसिस तो आनी ही थी, रिसोर्सेज हाथ से निकल गए थे, कंपनसेशन पे करना पड़ रहा था। द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ स्पार्टासिस्ट। स्पार्टासिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन इंडिया। एक स्पार्टासिस्ट लीग बनाई गई थी जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जो रशिया में हमने लास्ट लेसन में पढ़ा है, रशिया में जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था उसके सपोर्टर्स जो थे उन्होंने स्पार्टासिस्ट लीग बनाई थी, जो चाहते थे उसी स्टाइल में चलाना यहाँ की गवर्नमेंट को। तो वीमार जब अभी अभी बॉर्न हुआ है, शुरुआत ही हुई है, तो उसके साथ अपराइजिंग हुई है स्पार्टासिस्ट लीग की। सोवियट्स ऑफ वर्कर एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश्ड। जिस तरह से रशिया में सोवियट्स बन रहे थे उस तरह से यहाँ पे वर्कर्स की बनाने लगे सोवियट्स इन मेनी सिटीज। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज विद डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। अब वो हर कोई चाह रहा था सोवियत स्टाइल गवर्नेंस यहाँ पे भी लाया जाए।
दोज अपोज टू दिस, जो इसको अपोज करता था, सच एज सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स, जो इसके अगेंस्ट थे, मेट इन वीमार टू गिव शेप टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वो फिर से वीमार में इकट्ठे हुए इसको शेप देने के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को। वीमार रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स। अब ये जो अपराइजिंग हुई थी अगेंस्ट इनके स्पार्टासिस्ट लीग की तरफ से, तो वीमार रिपब्लिक ने इसको दबा दिया। किसके हेल्प से? वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन थी। वॉर के जो वेटरन्स थे, जो जो वॉर लड़ चुके थे, उस नाम था उसका फ्री कॉप्स। उस ग्रुप के साथ मिलके इसको दबा दिया गया स्पार्टासिस्ट ने लीग ने जो अपराइजिंग की थी। द एंग्विश्ड स्पार्टासिस्ट लेटर फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। अब स्पार्टासिस्ट इससे और परेशान हो गए, उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बना दी। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable। अब ये सुधारे नहीं जा सकते, ऐसे बन गए थे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट एनिमीज, ठीक है, एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। और फिर इसी कारण वो हिटलर के अगेंस्ट सब ये खड़े नहीं हो पाए। बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट कार्व्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन। दोनों रेवोल्यूशनरी या मिलिट्री नेशनलिस्ट जो थे, उन्होंने आइडियाज कार्व किए इस तरह के कि कोई सॉल्यूशन निकलने चाहिए। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। अब ये जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन था, यानी पॉलिटिकल में सिस्टम में जो चेंज लाना है, उसके ऊपर ध्यान देना और ज़्यादा हो गया जो इकोनॉमिक परेशानियां आई 1923 में। जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स, क्योंकि जर्मनी ने जो भी वॉर लड़े थे लोन लेके लड़े थे, एंड हैड टू पे द रिपारेशंस इन गोल्ड, और जो लोन को वापस करना है वो गोल्ड में वापस करना पड़ रहा था। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व एट द टाइम रिसोर्सेज वर स्कैर्स। इससे गोल्ड रिजर्व भी खत्म हो गया जिस टाइम पे रिसोर्सेज कम थे। In 1923, Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area Ruhr। और फिर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, पे नहीं कर सकते। 1923 में फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो चुकी थी, तो फ्रेंच ने ऑक्यूपाई कर लिया इसका इंडस्ट्रियल एरिया रूर टू क्लेम देयर कोल। वहां पे कोल जो था, कोल मिला करता था, वो किसने ले लिया? फ्रांस ने। जर्मनी रिटेलिएटेड द पैसिव रेजिस्टेंस। अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो दिया इसका, लेकिन पैसिव रेजिस्टेंस है, उसे एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं कह सकते। एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी। और क्या जवाब दिया उन्होंने? पेपर करेंसी रेकलेसली छाप दी उन्होंने, करेंसी बढ़ा दी। अब ये तो सोल्यूशन नहीं होता। करेंसी अगर ज़्यादा सर्कुलेट हो जाएगी तो क्या होगा? प्राइसेस बढ़ जाएंगे। विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मनी मार्क फेल। जर्मनी के मार्क की वैल्यू गिरती गई। इन अप्रैल यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। जुलाई में 353,000 मार्क्स हो गई। अगस्त में वो 4,621,000 मार्क्स हो गई। एंड एट 98,860,000 मार्क्स बाय दिसंबर। कितने बढ़ते गए? द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस, ट्रिलियंस में फिगर पहुंच गई थी। एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड। अब ये मार्क की वैल्यू कोलैप्स कर गई क्योंकि करेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी इन्होंने। प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड, अब प्राइसेस बढ़ जाएंगे। द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कार्टलोड ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड वाज वाइडली पब्लिसाइज्ड, इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। अब इमेज जो थी जर्मन्स की कि वो कार्ट लोड, एक पूरा गाड़ी भर के जाते हैं करेंसी नोट्स की एक ब्रेड खरीदने के लिए, इसको बड़े पब्लिसाइज किया गया ताकि पूरे वर्ल्ड की सिंपैथी हो गई जर्मनी के साथ कि जर्मनी में कितनी परेशानी आ गई है। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। ये हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है जहां एक साथ बहुत सारे वो कीमतें बढ़ जाती हैं हर चीज की। A situation when prices rise phenomenally high, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस राइज कर जाता है। प्राइस राइज करना तो ज़रूरी था, रेकलेसली अगर प्रिंट कर दिया जाएंगे नोट्स तो क्या होगा? करेंसी सबके पास बढ़ गई, सोर्सेस उतने ही हैं, सप्लाई एंड डिमांड की चीज़ होती है रेट्स का, तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, हर एक के हाथ में नोट है, तो क्या होगा? चीज़ों के प्राइस बढ़ते चले जाएंगे। इवेंचुअली द अमेरिकन्स इंटरवीन्ड, और इतनी परेशानी में जो ये जर्मनी था, इस टाइम पे अमेरिकन ने बीच में इंटरवीन किया और बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ दिस क्राइसिस बाय
इंट्रोड्यूसिंग डेज प्लान, और एक डेज प्लान यहाँ पे इकोनॉमिक प्लान लगाया जिससे जर्मनी को उन्होंने बाहर निकाला अमेरिकन से, which revoked the terms of reparation to ease the financial burden on German. इसमें दोबारा से काम किया गया, इसके ऊपर रिपारेशन जो देनी थी, उसके ऊपर जो लोन्स लिए थे उसे वापस करना था जर्मनी को, किस तरह से उसको प्लान किया गया वापस करने का तरीका कि ताकि जर्मनी के ऊपर ये बर्डन कम हो जाए। तो इस तरह से अमेरिका ने इसकी हेल्प करी, लेकिन ये हेल्प ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई क्योंकि ईयर्स ऑफ डिप्रेशन का टाइम आया जब अमेरिका की खुद की अपनी एक्सचेंज जो था, स्टॉक एक्सचेंज, वो क्रैश कर गया। The years between 1924 and 28 saw some stability. थोड़ी सी स्टेबिलिटी तो थी, yet this was built on sand. Built on sand मतलब थोड़े ही समय के लिए थी। German investment and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from USA. अब ये क्या था, इंडस्ट्रियल रिकवरी वगैरह जो चल रही थी वो लोन पे चल रही थी, और लोन कहाँ से आते थे, यूएसए से। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन, ये विथड्रॉ करनी पड़ी अमेरिका को अपनी सपोर्ट व्हेन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, वो क्रैश कर गया था 1929 में। फियरिंग द फॉल इन प्राइसेस, शेयर्स में होता ही है कि लोगों को डर लगता है कि फॉल हो रहा है, प्राइसेस अगर कम जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स फटाफट बेच देते हैं। पीपल मेड फ्रंटेक एफर्ट टू सेल देयर शेयर सेल किए उन्होंने। ऑन अ सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड, 13 मिलियन शेयर्स बेच दिए गए, ताकि लोगों को जब लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रही है तो शेयर्स के दाम और नीचे जाएंगे, तो जिस इस टाइम पे जितने में बेच सकते हैं हम वो बेच देते हैं। दिस वॉज अ स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और इस तरह से लोग शेयर्स बेच देते हैं, इसका मतलब मार्केट में से पैसा हट जाता है, उनका जो इन्वेस्ट कर रखा होता है वो हट जाता है, तो इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल खराब हो जाती है ऐसी स्थिति में। ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था। ओवर द नेक्स्ट 3 years, अब अगले 3 years 1929-32 द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ, यूएसए की अपनी ही इनकम आधी से कम हो गई। Factories shut down, export fell, farmers were badly hit and speculators withdrew their money from market. और ये फैक्ट्रीज बंद हो गई, एक्सपोर्ट भी कम हो गया, फार्मर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, और स्पेकुलेटर्स जो होते हैं, जो अंदाज़ा लगा लगा के शेयर्स में पैसे लगाते हैं, उन्होंने अपना मनी वापस निकाल लिया मार्केट में से। द इफेक्ट्स ऑफ रिसेशन इन यूएस इकोनॉमी वॉज फेल्ट वर्ल्ड वाइड, और ये जो रिसेशन था, रिसेशन यही होता है कि इस तरह से इकोनॉमी एकदम से हिल जाना, उसका जो इफेक्ट था पूरे वर्ल्ड में वो महसूस किया गया। द जर्मन इकोनॉमी वॉज वर्स हिट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस से सबसे ज़्यादा जर्मनी पे इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जर्मनी लोन्स पे डिपेंडेंट थी और वो भी अमेरिका से। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40%, अब जर्मनी का 40% रह गया, 1929 लेवल तक पहुंच गया। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस वेजेस, या तो उनकी जॉब्स चली गई या वेजेस मिल रही थी तो बहुत कम। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच द अनप्रेसिडेंट 6 मिलियन, अनएम्प्लॉयड लोग 6 मिलियन हो गए थे। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी मेन विद प्लकार्ड्स अराउंड देयर नेक्स सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क, के प्लकार्ड्स अपने गले में पहन लेते थे कि कोई भी काम करने को तैयार है। Unemployed youths played cards or simply sat at the street corners. Unemployed youth, young लोग हैं, क्या करें, ये तो कार्ड खेल रहे होते थे स्ट्रीट के कॉर्नर में बैठ के, और desperately queued up at local employment exchange, जो employment exchange होता है जहाँ से जॉब्स मिलती हैं वहाँ पे जाके लाइन लगा लेते थे। As job disappeared, जॉब जैसे डिसअपियर कर रहे थे, the youth took to criminal activities. अब जब ऐसा होता है सिचुएशन, जो काम करना चाहता है उसे काम नहीं मिलता है तो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। द टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस, पूरी जगह हम देख सकते थे पूरी तरह से लोग बहुत परेशान थे। इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर इन पीपल, अब इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बहुत एंजाइटी और फियर बढ़ गया लोगों में। मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग डिमिनिश, अब जैसे पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं या पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन मिलती है, उनकी सेविंग्स जो है वो तो जैसे करेंसी ने अगर वैल्यू लूज कर दी
तो उनकी जितनी सेविंग है उसकी भी तो वैल्यू कम हो गई। स्मॉल बिजनेसमैन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट ruined। अब ये सब क्योंकि उनके बिजनेस रुइन हो गए थे, ये भी परेशान है। These section of societies were filled with the fear of proletarialization। प्रोलेटराइजेशन का मतलब होता है ऐसी स्थिति आ जाना जहां पे मतलब अपने बेसिक नीड्स को पूरा करना भी मुश्किल हो जाए। एन एंजाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस टू रैंक्स ऑफ वर्किंग क्लास, ऐसा लगता था कि जैसे वर्किंग क्लास में आ गए और वर्स स्टिल या इनसे खराब स्थिति में या अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर। सिर्फ ऑर्गेनाइज वर्कर जो थे वो किसी तरह अपना काम चला रहे थे, बट अनएम्प्लॉयड वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। अनएम्प्लॉयड जो थे वो बार्गेनिंग पावर अपनी लूज कर चुके थे, उन्हें जैसे तैसे जो काम मिलता था उन्हें उस पर करना पड़ता था। बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस, बड़े बिजनेस जो थे क्राइसिस में थे, परेशानी में थे। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस। पीजेंट्री अपनी जगह परेशान थी, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्राइसेस कम हो गए थे। वुमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रन स्टमक्स वर फिल्ड विद अ सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर। और वुमेन जो अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रही थी, उनको वो भी बहुत डिस्पेयर की हालत में थी। पर्टिकुलरली टू वीमा रिपब्लिक वॉज फ्रजाइल। वीमा रिपब्लिक अभी नया नया बना है, फ्रजाइल तो था ही। द वीमा कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स। इसके साथ साथ वीमा का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी थे, विच मेड इट अनस्टेबल, जिसके कारण अनस्टेबल थी। वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, आसानी से वहां से डिक्टेटरशिप का रास्ता निकल सकता था। वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इससे दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर है, प्रोपोर्शनल अगर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रोपोर्शन में आते थे तो मेजॉरिटी किसी भी एक पार्टी के लेना मुश्किल था, उसके कारण हमेशा कोalition बन सकती थी। अनदर डिफेक्ट वॉज आर्टिकल 48, एक और डिफेक्ट था आर्टिकल 48, विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज एमरजेंसी, जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कभी भी इमरजेंसी लगा सकता था। सस्पेंड सिविल राइट्स, जो नागरिकों के राइट्स होते हैं उसको सस्पेंड कर सकता था। एंड रूल बाय डिक्री, और फिर वो जो ऑर्डर करेगा वो मानना पड़ेगा। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, अब छोटी सी लाइफ में वीमा रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स, 20 कैबिनेट्स उसकी चेंज हुई, लास्टिंग ऑन एवरेज ऑफ 239 डेज। अगर हम एवरेज निकालें तो एक कैबिनेट 239 डेज से ज्यादा नहीं चली। एंड अ लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 जो था बहुत ज्यादा यूज होता था। ये द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, तब भी क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। पीपल लॉस कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम जब से स्टार्ट हुआ था, प्रॉब्लम्स तब से स्टार्ट थी, इसलिए लोगों का कॉन्फिडेंस उसके अंदर खत्म हो गया था। विच सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन, उनको लगता था इसमें कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। अब हिटलर्स राइज टू पावर, हिटलर कैसे पावर में आया? दिस क्राइसिस इन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। ये जो क्राइसिस आई थी इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल सिस्टम में, सोसाइटी में, इसने एक बैकग्राउंड प्रोवाइड किया कि हिटलर पावर में आ पाए। अब हिटलर क्या था? बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुआ था। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, गरीबी में ही उसने अपनी यंग एज बिताई थी। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था, ये एनरोल्ड फॉर आर्मी, आर्मी में एनरोल हुआ था। वो एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, मैसेंजर बन गया था, उसको मैसेजेस कैरी किया करता था। बिकेम अ कॉर्पोरल, वहां पे कॉर्पोरल बना दिया गया। एंड अर्न मेडल फॉर ब्रेवरी, मेडल्स उसे मिले ब्रेवरी के लिए। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, जर्मन की डिफीट से बहुत परेशान था। एंड वर्साइलेस ट्रीटी, जैसे अधिकतर जर्मनी के लोग परेशान थे, उसी तरह से वर्साइलेस ट्रीटी भी जो थी उससे वो बहुत गुस्से में था। 1919 में ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम की एक पार्टी उसने ज्वाइन की थी। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, और उसको ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर उसने किया और उसको रीनेम कर दिया उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी, और यही पार्टी नाजी पार्टी कहलाई। In 1923, Hitler planned to seize control over Bavaria, march to Berlin and capture power. 1923 में इसने एक ट्राई किया था
कि वो कंट्रोल ले ले बवारिया का और फिर उससे बर्लिन जाके कैप्चर कर ले पावर को, लेकिन वहां पे वो फेल हो गया था। वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रेजन, अरेस्ट किया गया उसको और देशद्रोह के आरोप में उसको उस पे मुकदमा चला एंड लेटर रिलीज, बाद में उसे रिलीज कर दिया गया। नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930s। 1930s तक तो मोबिलाइज नहीं कर पाए नाजी सपोर्ट। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन का जो टाइम था, दैट नाजिज्म बिकेम मास मूवमेंट, नाजिज्म उस टाइम पे मास मूवमेंट बन गया। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स एंड बिजनेस शट डाउन। 1929 के बाद बैंक्स कोलैप्स कर गए थे, बिजनेस बंद हो गए थे, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड द मिडिल क्लासेस वर थ्रेटन्ड विद डेस्टिट्यूशन। मिडिल क्लास भी परेशान हो गई थी, उनके जो सेव्ड मनी था वो भी कम होता जा रहा था क्योंकि करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही थी। इन सच सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टर्ड होप्स फॉर बेटर फ्यूचर। उस टाइम पे नाजी प्रोपेगेंडा जो किया गया, लोगों को लगा कि वो बेटर फ्यूचर इसी में छुपा हुआ है। In 1928, Nazi Party got no more than 2.6% votes in Reichstag. नाजी पार्टी को 2.6% वोट से ज्यादा नहीं मिली थी जर्मन पार्लियामेंट में बाय 1932, लेकिन 1932 में इट बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट्स। 37% वोट्स के साथ ये लार्जेस्ट पार्टी बन गई 1932 में। सिचुएशन ऐसी थी, लोगों के पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, कोई आशा नहीं नजर आ रही। उस टाइम ये नाजी का प्रोपेगेंडा जो था उसने अट्रैक्ट कर लिया लोगों को अपनी तरफ, इस होप में कि शायद ये बेटर फ्यूचर ले आएगी। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर, बड़ा पावरफुल स्पीकर था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स, जो उसकी पैशन था, तरीका था, उसके जो वर्ड्स होते थे उससे लोगों पे बहुत प्रभाव पड़ता था। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, उसने एक कहा कि वो स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा। अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्साइलिस ट्रीटी, वर्साइलिस में जो ट्रीटी हुई थी उसका इनजस्टिस जो था उसको वो खत्म करेगा। एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल, जर्मन लोगों की डिग्निटी को वो वापस लाएगा। ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क, उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो एम्प्लॉयमेंट दिलाएगा सब लोगों को जिनको काम की जरूरत है। ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन था लोगों के लिए क्योंकि उनको काम ही नहीं मिल रहा था। एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, यंग लोगों के लिए अच्छा सा फ्यूचर लाएगा वो। ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। लोगों को उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो सारे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, फॉरेन प्रभाव जो पड़ रहे हैं उन सबको खत्म करेगा और सारी जो कॉन्स्पिरेसीज जर्मनी के अगेंस्ट चल रही है वो भी खत्म कराएगा। हिटलर डिवाइस अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का एक नया सिस्टम उसने डिवाइस किया। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल मास मोबिलाइजेशन, उसे समझ आया कि क्या इंपॉर्टेंस होती है रिचुअल्स की, किस तरह से सैल्यूट करना है, कैसे मार्च करना है, कैसे खड़े होना है, वो एक स्पेक्टिकल देखने लायक नज़ारा होना चाहिए, इससे मास मोबिलाइजेशन हो जाता है। नाजीज हैड मैसिव रैलीज, इसके लिए वो बहुत बड़ी बड़ी रैलीज करते थे एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर, जिससे लोगों को पता चले कि कितनी सपोर्ट मिल रही है हिटलर को एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग पीपल। और लोगों में भी इस डेमोन्स्ट्रेशन को देख के यूनिटी की भावना आए। द रेड बैनर्स विद अ स्वास्तिक, स्वास्तिक का साइन बना होता था रेड बैनर्स पे। द नाजी सल्यूट, इनका सल्यूट करने का स्टाइल। रिचुअलाइज राउंड ऑफ अप्लॉज, और किस तरह से तरीके से वो राउंड ऑफ अप्लॉज होता था, तालियां बजाई जाती थी आफ्टर द स्पीचेस, वर ऑल द पार्ट ऑफ स्पेक्टिकल ऑफ पावर। ये सब एक नज़ारा प्रस्तुत करता था कि कितनी पावर है, इससे लोग बहुत अट्रैक्ट होते थे। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा, नाजी प्रोपेगेंडा जो था उसने बड़े तरीके से ये शो किया कि जैसे हिटलर एक मसीहा आया है, अ सेवियर, बचाने वाला, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, लोगों को वो उनकी परेशानियों से बाहर निकालने आया। इट इज एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शटर्ड। तो ऐसे लोगों को कैप्चर करना बहुत आसान था जो जिनके अंदर सेंस ऑफ डिग्निटी और प्राइड जो थी वो खत्म कर दी गई थी, टूट फूट गई थी। उनके अंदर एक नया जोश और नई उमंग जो थी इसने जगाई थी। एंड हु वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, एक्यूट
पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक आशा दिखाई देने लगी उनको नाजी पॉलिटिकल सिस्टम में। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब थोड़ी सी पावर मिलते ही हिटलर ने कैसे डेमोक्रेसी को ख़त्म किया वो देखते हैं। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग ऑफर द चांसलरशिप। प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग ने ऑफर करी चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, टू हिटलर। हिटलर को सबसे बड़ा कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में बना दिया गया। बाय नाउ द नाजीज हैड मैनेज्ड टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। अभी तक नाजीज ने कंजर्वेटिव्स को तो रैली द कंजर्वेटिव टू देयर कॉज का मतलब उनका प्रभाव बिल्कुल खत्म कर दिया था। हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब पावर मिल गई, उसने स्टार्ट किया स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल को खत्म करने का। A mysterious fire that broke out in German parliament building in February facilitated his move। और एक रहस्यमयी आग लगी जो जर्मन की पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगी थी, उसने इस मूव को और हेल्प करी। द फायर डेक्री ऑफ 20 फरवरी 1933। अब ये फायर की वजह से डेक्री फिर लगा दी गई। इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिए गए सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली that had been guaranteed by Weimar Constitution। वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दे रखी थी फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, ये सब बंद कर दी गई फायर डेक्री के कारण। डेक्री पता है ना कि वो प्रेसिडेंट का रूल आ जाता था, वो अपना जो भी जैसे रूल चला सकता था। सिविल राइट्स क्योंकि कुछ टाइम के लिए खत्म कर दिए जाते थे, सस्पेंड कर दिए जाते थे। देन ही टर्न ऑन हिज आर्क एनिमीज। और फिर वो मुड़ा अपने आर्मीज की तरफ। कौन थे वो? कम्युनिस्ट थे। Most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps, जिनको पैक करके भेज दिया गया सीधे कंसंट्रेशन कैंप्स में। कंसंट्रेशन कैंप्स क्या थे? जहाँ पे लोगों को अलग ले जाके रखा जाता था, कोई प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं लगता था, और वो जगह ऐसी होती थी कि उसके चारों ओर इलेक्ट्रीफाइड बार्ब वायर वाले फेंसेस लगे होते थे। द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट वॉज सीवियर। अब जो कम्युनिस्ट को उन्होंने दबाया वो बहुत सीवियर तरीके से। आउट ऑफ सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डजल्डॉर्फ, अ स्मॉल सिटी ऑफ 500,000 पॉपुलेशन। इतने सारे अरेस्ट किए गए, जहाँ पे सिर्फ 500,000 पॉपुलेशन है वहाँ से ही इतने अरेस्ट किए गए। 1,440 वर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन। उनमें से इतने लोग सिर्फ कम्युनिस्ट थे। सिर्फ कम्युनिस्ट होना ही उनका गुनाह था, उस वजह से उनको अरेस्ट किया गया। They were however only one among the 52 types of victim persecuted by Nazi across the country। अब नाजीज ने जो अपने टाइप्स निकाले थे 52 टाइप्स के, जो विक्टिम्स थे इनके, वो उनमें से ये एक थे। यानी जो जो अनवांटेड थे नाजीज के लिए, उनमें से एक ये कम्युनिस्ट भी थे। On 3rd March 1933 a famous enabling act was passed। एक 1933 3rd मार्च को एक एक्ट पास हुआ। दिस एक्ट एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। और इससे यहाँ से शुरुआत हुई डिक्टेटरशिप की जर्मनी में। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डेक्री। अब यहाँ पे इसको पावर मिल गई हिटलर को कि वो साइडलाइन कर दे, पार्लियामेंट को साइड में कर दे और रूल करे अपने रूल चला के। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड। अब जहां अपनी चलानी है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज कहीं और ना आ जाए, इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज और इवन ट्रेड यूनियंस को भी बैन कर दिया गया, एक्सेप्ट फॉर नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। नाजी पार्टी और उसके सपोर्टर्स जो थे बस वही पार्टी चल सकती थी। द स्टेट एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। और ये पूरा इनके पावर इसके ऊपर आ गई, मीडिया के ऊपर भी, इकोनॉमी के ऊपर, आर्मी और जुडिशरी। स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड। निगरानी रखने के फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस बनाए गए नए, टू कंट्रोल एंड ऑर्डर द सोसाइटी इन द वेज दैट नाजीज वांटेड। नाजीज जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से सोसाइटी को ऑर्डर में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए ये बनाए गए। अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस, जो अभी तक एग्जिस्ट करती थी पुलिस, उसके अलावा इन ग्रीन यूनिफॉर्म जो एग्जिस्ट करती थी, एंड द एसए, और जो एसए एग्जिस्ट करती थी, यस, स्टॉर्म ट्रूपर्स, दीज इंक्लूडेड द गेस्टापो
सीक्रेट स्टेट पुलिस भी थी, SS द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस. It was the extra constitutional powers of newly organized forces that gave Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. और यही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो थी, जो नया नया अभी बनाया था इन्होंने नाजी स्टेट, उसकी रेपुटेशन किस में आ गई? सबसे खतरनाक क्रिमिनल स्टेट में. पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड. रीज़न उसका क्या था? कि लोगों को कहीं पे भी डिटेन किया जा सकता था. गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर में ले जाया जा सकता था. टॉर्चर चैम्बर में ले जाके उनको कितना परेशान किया जाता था. राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता था. डिपोर्टेड एट विल और अरेस्ट विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर. उनको डिपोर्ट किया जा सकता था, देश से निकाला जा सकता था इच्छा से, या अरेस्ट हो जाते थे वो बिना लीगल प्रोसीजर के. द पुलिस फोर्सेज एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विथ इम्प्यूनिटी. अब पुलिस फोर्सेज जो थी उसको पावर मिल गई कि वो भी अपने इम्प्यूनिटी के साथ, अपनी मर्जी के साथ चला सकें रूल को, अपनी चला सकें. रिकंस्ट्रक्शन. अब ऐसा नहीं है, हिटलर ने आके रिकंस्ट्रक्ट किया जर्मनी को आगे बढ़ाया. पावर ले ली अभी खुद, और जो अगेंस्ट थे उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया करता था. हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट जालमार साच, who aimed at full production and full employment through the state-funded work creation program. एक इकोनॉमिस्ट था जालमार साच, उसका एम था कि प्रोडक्शन किया जाए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए और गवर्नमेंट फंड करे वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के काम लाया जाए जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले. दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज, और सुपर हाईवेज इस दौरान बनाई गई. एंड पीपल्स कार द वोल्क्सवैगन भी उसी टाइम बनाई गई. In foreign policy also Hitler acquired quick successes. Foreign policy में भी इसको सक्सेस मिली. He pulled out the League of Nations and out of the League of Nation जो 1933 में बनाई गई थी, उसमें जर्मनी भी था, वहां से इसने अपने आप को बाहर निकाला जर्मनी को. Reoccupied the Rhineland in 1936. Rhineland जो हाथ से निकल गया था 1936 में, वो ले लिया वापस. Integrated Austria and Germany in 1938. ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाया 1938 में एक स्लोगन के साथ, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर. ही देन वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मनी स्पीकिंग सुडेटेनलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया एंड गॉबल्ड अप द एंटायर कंट्री. फिर यहाँ जाके ये भी इसने ले लिया अपने अंडर में. इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड. इन सब में एक ऊपर से नहीं पता चल रही थी, लेकिन इंग्लैंड की एक सपोर्ट थी, which had considered the Versailles verdict too harsh. जहां इंग्लैंड ने वर्सालिस के वर्डिक्ट जो किया गया था उसको पाया था कि वो बहुत ज्यादा हार्श है, इसलिए इंग्लैंड उसकी थोड़ी सपोर्ट में आ गया था. These quick successes at home and abroad seem to reverse the destiny of country. अब ये जल्दी जल्दी जो सक्सेसेस मिल रही थी जर्मनी में और बाहर भी, इससे क्या हुआ? डेस्टिनी ऑफ कंट्री चेंज हुई, रिवर्स हुई, यानी जो अभी तक परेशानियां चल रही थी वो सब खत्म हुई. हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर. यहाँ आके भी वो रुका नहीं. साच हैड एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीआर्मामेंट उसने किया, दोबारा से आर्मी बनानी शुरू करी. जालमार साच ने उसको मना किया कि अभी ये टाइम नहीं आया है. एंड द स्टेट स्टिल रन ऑन डेफिशिएंट फाइनेंसिंग, क्योंकि अभी भी हमारी फाइनेंसिंग सिचुएशन सही नहीं है, इसलिए अभी रीआर्मामेंट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, उसने हिटलर को एडवाइस किया. कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी. और इस तरह के कॉशियस लोगों की कोई जगह नहीं थी नाजी जर्मनी में. साच हैड टू लीव, उसको छोड़ के जाना पड़ा. हिटलर चोज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग. हिटलर को लगा कि ये वॉर ही एक तरीका है बाहर निकलने का, जो परेशानियां आ रही हैं जर्मनी में. ये इसके अंदर मैप दिखा रखा है. मैप के अंदर एस्टोनिया कहाँ है, लिथुआनिया कहाँ है, ये सब दिखाई दे जाता है. तो इसको यही तरीका लगा कि जो अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है उससे बाहर निकलने का यही तरीका है. और जालमार साच की बात नहीं मानी और उसने रीआर्मामेंट किया, यानी एम था आसपास के टेरिटरीज को लेना. रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी.
और रिसोर्सेस कैसे एक्यूमुलेट हो सकते हैं जब टेरिटरी बढ़ाई जाएगी। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। इसी के लिए अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए सितंबर 39 में जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। इससे फ्रांस और इंग्लैंड के साथ लड़ाई शुरू हो गई सितंबर 1940 में। A tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan, strengthening Hitler's claim to international power. और एक 3 पार्टी वाला पैक्ट और साइन हुआ जर्मनी, इटली और जापान का। हिटलर का जो ये क्लेम था इंटरनेशनल पावर बढ़ाने का, उसके साथ ये लोग शामिल थे। पपेट regimes supported of Nazi Germany were installed in large part of Europe. पपेट regimes, ऐसे regimes जो उसके कठपुतली थे नाजी जर्मनी के, सपोर्ट करते थे जो नाजी जर्मनी को, वो इंस्टॉल कर दिए गए बहुत सारे पार्ट ऑफ यूरोप में। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। 1940 के एंड तक ये पहुंच गया अपनी सबसे ऊंचाइयों पर पावर की। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। अब उसका एम क्या था? ईस्टर्न यूरोप को जीतना। ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। वो चाहता था कि फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेस कैसे मिलेगी टेरिटरीज लेकर। ही अटैक्ड सोवियत यूनियन इन 1941। जून 1941 में सबसे बड़ी गलती करी यूनियन, सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर, ये ब्लंडर मिस्टेक मानी जाती है हिटलर की, हिटलर एक्सपोज जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग। इससे ये जर्मन वेस्टर्न फ्रंट जो था वो खुल गया, एरियल बॉम्बिंग कर सकता था अब यहाँ पे ब्रिटेन एंड ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मी। ईस्टर्न बाउंड्री जो थी वहां पे सोवियत आर्मी अब अटैक कर सकती थी। सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड द क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। स्टालिनग्राड पे इन्होंने हराना शुरू किया जर्मनी को। आफ्टर दिस सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड, सोवियत रेड आर्मी पीछे पीछे आई इनके रिट्रीटिंग जर्मन पीछे हटते गए अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन, अपनी कैपिटल तक पहुंच गए। एस्टैब्लिशिंग सोवियत ह्यूज मनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ अ सेंचुरी देयर आफ्टर। और इसके कारण सोवियत का रूल हो गया बहुत सारे ईस्टर्न यूरोप के ऊपर हाफ सेंचुरी तक, जो इसके बाद भी चला। मीनवाइल द यूएसए हैड रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन वॉर। अभी तक यूएसए ने कोई इन्वॉल्वमेंट अपना रखा नहीं था वॉर में। It was unwilling to once again face all the economic problem that the First World War had caused. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई थी वो दोबारा नहीं चाहता था कि इस तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई, इसलिए अमेरिका दूर ही रहना चाहता था इस वॉर से। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ वॉर फॉर लॉन्ग, लेकिन ज़्यादा समय तक वो दूर भी नहीं रह सका। कारण ये था जापान वॉज एक्सपैंडिंग इट्स पावर इन ईस्ट में जापान अपनी पावर बढ़ा रहा था। इट हैड ऑक्यूपाइड इंडो फ्रेंच चाइना। फ्रेंच रूल से इंडो चाइना जो फ्रेंच रूल के अंडर में था वो इसने एक्वायर कर लिया था। एंड वॉज प्लानिंग अटैक्स ऑन यूएस नेवल बेसिस इन पैसिफिक। पैसिफिक में जो यूएस की नेवल बेसिस थी जहाँ पे नेवी के शिप्स खड़े होते थे वहां पे उसने अटैक करने का प्लान किया। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, जापान ने अपने हिटलर को सपोर्ट दिखाई और बॉम्ब किया यूएस बेस एट पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पे उसने बॉम्ब गिरा दिया। यूएस एंटर्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे यूएस को पीछे नहीं रहा गया और यूएस ने एंट्री ले ली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। द वॉर एंडेड इन मे 1945 विद हिटलर्स डिफीट। 1945 में हिटलर की तो डिफीट हुई एंड यूएस ड्रॉपिंग द बॉम्ब, एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। और यूएस ने ड्रॉप कर दिया हिरोशिमा में एटम बॉम्ब। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये तो एक शॉर्ट में दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था। We now return to Helmut and his father's story, the story of Nazi criminality during the war. अब ये वॉर के दौरान जो ब्रूटैलिटी चल रही थी, यहाँ पे जो क्रिमिनलिटी चल रही थी, हम उस पर वापस आते हैं। शॉर्टकट में हमने समझ लिया कि वर्ल्ड वॉर कैसे खत्म हुआ था। अब नाजी वर्ल्ड व्यू। The crimes that Nazi committed were linked to the system of belief and the set of practices. जो क्राइम नाजी ने किए थे वो लिंक्ड थे, जुड़े हुए थे इस बिलीफ के साथ जो कुछ प्रैक्टिसेस चलती थी नाजी की। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। हिटलर का जो वर्ल्ड व्यू था उसी के साथ नाजी आइडियोलॉजी जुड़ी हुई थी। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, कि ये पीपल की
इक्वालिटी में बिलीव ही नहीं करता था, बट ओनली अ रेशियल हायरार्की, रेशियल हायरार्की में कि रेस की भी हायरार्की होती है कि कौन सी रेस अच्छी है कौन सी खराब है। इन हिज व्यू, हिटलर के व्यू में जो ब्लॉन्ड कलर के जिनके हेयर होते हैं, ब्लू कलर की आईज होती हैं, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप, वो टॉप पे आते हैं नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, वाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रैंक, और जबकि ज्यूज आते हैं सबसे नीचे। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एंटी रेस, वो एंटी रेस माना जाता है उनको, ज्यूज को, एंड आर्क एनिमीज ऑफ आर्यंस, आर्यंस के सबसे बड़े एनिमीज हैं। ऑल द अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन, बाकी जो कलर्ड पीपल हैं वो इनके बीच में आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स, पहचाने कैसे जाते हैं किस रेस के, एक्सटर्नल फीचर से। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम द थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर, अब इसका रेसिज्म जो था वो आइडियाज उसके चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से आए थे। डार्विन वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट, नेचर का साइंटिस्ट था डार्विन, who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection. उसने थ्योरी बनाई थी कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हर्बर्ट स्पेंसर ने ये ऐड किया कि फिटेस्ट ही सर्वाइव करता है। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दो स्पीशीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ, इस आइडिया के हिसाब से वही स्पीशीज सर्वाइव करी अर्थ पे that could adapt themselves to changing climatic condition, जो changing climatic condition में अपने आप को अडेप्ट कर पाए वही सर्वाइव कर पाए, यही होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वी शुड बियर इन माइंड, अब हमें ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन, डार्विन ने कभी ये नहीं कहा था कि ह्यूमन बीच में इंटरवीन करे कि कौन सी स्पीशीज खराब है उसको खत्म कर दे, जबकि इसने क्या किया कि खुद को वो सोच के कि हम सुपीरियर हैं बाकी रेसेस इंफीरियर हैं तो उनको हमें खत्म करने का अधिकार मिल गया, ऐसा नहीं था, लेकिन इसने इसी तरह से करके सबको मरवा दिया जो भी अनवांटेड इसको लगते थे, अपने रेस के अगेंस्ट लगते थे। ह्यूमन इंटरवेंशन के अगेंस्ट डार्विन था, डार्विन ने ह्यूमन इंटरवेंशन की बात नहीं की थी। इन व्हाट ही थॉट वाज प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, डार्विन ने तो जो कहा था वो नेचुरल प्रोसेस है। हाउएवर हिज आइडियाज वर यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर्स, लेकिन उसके आइडियाज जो है रेसिस्ट थिंकर्स इसमें यूज करते हैं वो क्या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के जो सबसे अच्छी रेस है वही सर्वाइव करनी चाहिए। एंड पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कॉन्कर्ड पीपल्स, जो भी इंपीरियल रूल चलाना चाहते हैं कॉन्कर्ड पीपल के ऊपर वो यही कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सबसे जो फिट है वही रूल करेगा, वही आगे रहेगा। नाजी आर्ग्यूमेंट वो सिंपल, अब नाजी आर्ग्यूमेंट क्या था, वो सिंपल था। स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेस है वही सर्वाइव करेगी, वीक वंस वुड पेरिश, और वीक जो है वो खत्म हो जाएंगे। आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, और आर्यन रेस इसके अंदर फाइनेस्ट है। इट हैड नो टू रिटेन इट्स प्योरिटी, अब जब आयरन रेस बेस्ट है तो उसको अपनी प्योरिटी बनाए रखनी है, बिकम स्ट्रॉन्ग बनना है और डोमिनेट करना है वर्ल्ड को, ये आइडिया था नाजी आइडियोलॉजी ये थी। Other aspect of Hitler's ideology related to geopolitical concept of Liberinus Sranum, इसका मतलब कि लिविंग स्पेस, कि लिविंग स्पेस होनी चाहिए हमारी बेस्ट रेस के लिए। He believed that new territories had to be acquired for settlement, सेटलमेंट के लिए नई टेरिटरीज को एक्वायर करना जरूरी है। This would enhance the idea of the mother country, the area of mother country, और इससे क्या होगा, एरिया बढ़ेगा मदर कंट्री का, while enabling the settlers on new lands to retain the intimate link with the place of their origin, और इसी से उन लोगों का जो वहां जाके सेटल होंगे उनका एक अच्छा सा लिंक बना रहेगा अपने ओरिजिन से। It would also enhance the material resources and power of German nation, उससे मटेरियल रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, पावर भी बढ़ेंगे अगर हम और कंट्रीज के रिसोर्सेज और एरियाज को एक्वायर करते जाएं। Hitler intended to extend German boundaries by moving eastward, अब उसने कोशिश करी कि जर्मन बाउंड्रीज कैसे बढ़ा दी जाए, ईस्ट की तरफ बढ़ के, टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन जियोग्राफिकली इन वन प्लेस, और सारे जर्मन्स एक ही जगह पे आ जाएं। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, और इसके लिए उसकी सबसे पहले लेबोरेटरी बना पोलैंड। Establishment of racial state. Once in power, Nazi quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire.
अब पावर में आके नाजीज ने जल्दी से अपना आइडिया इम्प्लीमेंट किया, जो उनका सपना था कि एक एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी बनाई जाए जिसके अंदर प्योर जर्मन्स हो और फिजिकली एलिमिनेट कर दिया जाए उन लोगों को जो भी अनडिजायरेबल हो, जिनकी जरूरत नहीं है। एक्सटेंडेड एम्पायर में मतलब जो एम्पायर बढ़ा दिया गया, पोलैंड तक कर दिया गया, तो वहां पर भी यही आइडिया। नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आयरन्स। अब नाजी सोसाइटी क्या होनी चाहिए? सिर्फ प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस होने चाहिए। दे अलोन वर कंसीडर्ड डिजायरेबल, सिर्फ वही डिजायरेबल हैं, वही रहने लायक हैं। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्परिंग, सिर्फ उन्हीं को प्रॉस्पर करना है, वही प्रॉस्पर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं अगेंस्ट ऑल द अदर हु वर क्लास्ड एज अनडिजायरेबल। और किन के अगेंस्ट? जो सारे अनडिजायरेबल हैं उनके अगेंस्ट सिर्फ इन्हीं को अपना नंबर में बढ़ना चाहिए। दिस मेंट दैट even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist। इस आइडिया के हिसाब से जर्मन्स जो कि इम्प्योर लगते हैं, कि शायद मिक्सड है, कि फादर कोई है मदर कोई है, तो यानी दोनों ही प्योर जर्मन्स नहीं हैं, तो जो मिक्स्ड से लगते हैं, इम्प्योर लगते हैं, उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए। उनको राइट ही नहीं है उनको एग्जिस्ट करने का। या कोई एबनॉर्मल है, उसे भी कोई राइट नहीं है एग्जिस्ट करने का। अंडर द यूथानसिया प्रोग्राम, एक प्रोग्राम चलाया गया। हेलमट्स फादर along with other Nazi officials had condemned to death many German who were considered mentally or physically unfit। अब ये हेलमट जिससे कहानी शुरू हुई थी, उसके फादर ने दूसरे नाजी ऑफिशियल के साथ मिलके डेथ दी थी बहुत सारे जर्मन्स को जो मेंटली या फिजिकली अनफिट थे। इसीलिए वो अपने आप को कल्प्रिट मान रहा था और उसे पता था कि मेरे साथ भी उसी तरह का बिहेव किया जाएगा। Jews were not the only community classified as undesirable। सिर्फ Jews ही नहीं थे जिनको undesirable माना जाए। There were many others, और भी थे। Many gypsies and blacks living in Nazi Germany were considered as racial inferiors। कुछ blacks जो रह रहे थे या gypsies जो थे, उनको भी वो माना जाता था कि ये भी सही नहीं है। जिप्सी कौन होते हैं? कि एक कम्युनिटी है, तो ये कम्युनिटीज होती है जिस तरह से इंडिया में होते हैं ना, थोड़े पुअर होते हैं, लेकिन ये जो जिप्सीज होते हैं वो घूमते रहते हैं इधर उधर अपनी चीजें बेचते हुए। इनको भी रेशियल इंफीरियर माना गया और थ्रेटन द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस। और ये थ्रेट भी है कि कहीं मिक्सअप ना हो जाए सोसाइटी में, तो बायोलॉजिकल प्योरिटी जो सुपीरियर आर्यन की चल रही है वो भी खत्म हो सकती है, इसलिए इनको हटाना जरूरी है। नाजी का ये थॉट था। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, इस तरह से उनको बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा गया। इवन रशियंस एंड पोल्स वर कंसीडर्ड सब ह्यूमन। रशिया के लोग, पोलैंड के लोग, इनको भी सब ह्यूमन माना गया, यानी ह्यूमन से नीचे स्तर पे है। एंड हेंस अनडिजर्विंग फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के लिए अनडिजर्विंग है, उनकी जरूरत नहीं है। द जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया। जब जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया पोलैंड और बहुत सारा पार्ट रशिया का, कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव लेबर। और जिन सिविलियन को उन्होंने पकड़ लिया था उनको स्लेव लेबर बना लिया। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टार्वेशन। उनको न खाने को ठीक से देते थे और काम बहुत ज़्यादा कराते थे, तो सिर्फ हार्ड वर्क और स्टार्वेशन के कारण बहुत सारे लोग मर गए थे। Jews remained the worst sufferers in Nazi Germany। Jews जो थे वो सबसे बड़े sufferers थे। Nazi hatred of Jews had a precursor of traditional Christian hostility towards Jews। एक पहले से चली आ रही है क्रिश्चियन दुश्मनी Jews के साथ, उसके कारण भी था। They had been stereotyped as killer of Christ। उनको माना जाता है कि क्राइस्ट को Jews ने मारा था। And Azarers मतलब कि वो यहाँ पे मनी लेंडर्स हैं, इस तरह के उधार पे पैसे देते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और जो टर्म्स हैं वो भी अच्छी नहीं रखते हैं। Until medieval times, Jews were barred from their owing land। मिडीवल टाइम्स तक ज्यूज को रोका गया कि वो अपना लैंड नहीं ओन कर सकते। दे सर्वाइव मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग। तो वो सर्वाइव कैसे करते थे? व्यापार करके या मनी लैंडिंग से। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोस। उनके अलग एरियाज होते थे रहने के, उन्हें गेटोस बोलते थे। दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। जानबूझ के वायलेंस किया जाता था और उसके अंदर वो बहुत सारे मारे जाते थे।
एंड एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड, और लैंड से उनको हटा दिया जाता था. हाउएवर हिटलर्स हेट्रेड ऑफ ज्यूज वाज बेस्ड ऑन स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस. हिटलर की जो हेट्रेड थी वो स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी जो है रेस की उसके कारण थी, विच हेल्ड दैट कन्वर्जन वाज नो सोल्यूशन टू द ज्यूज प्रॉब्लम. कि उन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. कन्वर्जन एक सोल्यूशन नहीं है ज्यूइश प्रॉब्लम के लिए. इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन. अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उन्हें एलिमिनेट कर देना चाहिए, यानी उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए. From 1933 to 38, Nazi terrorized, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. उन्होंने सेग्रीगेट करके अलग कर दिया, पॉपराइज किया. पॉपराइज करना मतलब उनको बिल्कुल गरीबी में ले आए, उनको डराया और कि वो छोड़ जाए उस कंट्री को. द नेक्स्ट फेज 1939 और 45 का ऐसा था जिसमें एम्ड एट कंसंट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरियाज, कि उनको कंसंट्रेट कर दिया जाए कुछ एरियाज में, इवेंचुअली किलिंग देम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड, और पोलैंड के गैस चैम्बर्स में उनको फाइनली खत्म कर दिया जाए. रेशियल यूटोपिया अंडर द शैडो ऑफ वॉर. अब वॉर चल रही थी. नाजी प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियल. वॉर चल रही है, उसके साथ साथ वो अपना मर्डरस और रेशियल आइडियल्स चलाते रहे. जीनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. जीनोसाइड बहुत सारे लोगों को मरवा देना, ये और वॉर साथ के साथ चल रहा था. ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप. जितना पोलैंड ऑक्यूपाई किया गया था उसको डिवाइड किया गया. मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्स्ड टू जर्मनी. नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड जो था वो जर्मनी के लिए रखा गया. पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स. पोल्स से उनको फोर्स करके उनके घर से निकाल दिया गया. एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय एथनिक जर्मन्स. और जो उनके होम्स या प्रॉपर्टीज रह गए थे वो किसको मिल जाएंगे? एथनिक जर्मन्स को. ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप, और ऑक्यूपाइड यूरोप से वो उनको वहां दिया गया था जर्मन्स को. पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल. जानवरों की तरह उनको एक हर्ड कर दिया गया इन अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट. दूसरे पार्ट में जनरल गवर्नमेंट नाम था उसका. द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल्स ऑफ द एम्पायर. वो ऐसी जगह मानी गई थी कि सारे अनडिजायरेबल्स इस कॉर्नर में रहते हैं. मेंबर्स ऑफ पोलिश इंटेलिजेंसिया वर मर्डर्ड in large number in order to keep the entire people intellectually and spiritually survive. अब spiritually और intellectually वो survive रहे, मतलब stable ना रहे, इसलिए बहुत सारे लोगों का इंटेलिजेंसिया का, यानी जहाँ जो इतने इंटेलेक्चुअल्स थे उनका मर्डर कर दिया गया. Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers. जो पोलिश बच्चे आर्यन जैसे लगते थे उनको खींच लिया जाता था, छीन लिया जाता था उनकी मदर से. एंड एग्जामिन्ड बाय रेस एक्सपर्ट्स. और रेस एक्सपर्ट्स होते थे वो एग्जामिन करते थे कि ये बच्चे कैसे हैं. इफ दे पास द रेस टेस्ट अगर पास कर देते थे, दे वर रेस्ड इन जर्मन फैमिलीज. और रेस टेस्ट पास करने का मतलब कि अगर वो जर्मन प्रूव हो गए, नॉर्डिक जर्मन, तो उनको जर्मन फैमिलीज में बड़ा करने के लिए भेज दिया जाता था. एंड इफ नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन द ऑर्फनेजेस वेयर मोस्ट पेरिश्ड. और ऐसी ऑर्फनेज में रख दिया जाता था. मदर से तो छीन लिया, तो रेस एक्सपर्ट ने अगर पास कर दिया तो वो जर्मन फैमिलीज को दे दिया जाता था, और अगर नहीं पास किया तो उन्हें ऑर्फनेजेस में रख दिया जाता था जहाँ से वो गायब ही हो जाते थे. विद सम ऑफ द लार्जेस्ट गेटोस एंड गैस चैम्बर्स द जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड एज किलिंग फील्ड्स फॉर ज्यूज. अब जिस तरह से गेटोस और गैस चैम्बर्स थे, जनरल गवर्नमेंट वो जो जगह थी जहाँ पे सबको कैटल की तरह रख दिया गया था, वो भी किलिंग फील्ड बना दिए गए ज्यूज के लिए. इसके अंदर पिक्चर्स दे रखी हैं, इनको देख सकते हैं हम किस तरह से लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं, जूते, जो जिनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया और उनको फाइनली गैस चैम्बर में मार दिया गया. अब यूथ एंड नाजी जर्मनी. यंग लोगों की तरफ क्या नजरिया था? हिटलर वाज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन यूथ ऑफ द कंट्री. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था वो यूथ, यंग लोगों में, उनको अपने साथ मिलाना चाहता था. He felt that strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाकर ही नाजी सोसाइटी को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है. दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल. और इसके लिए कंट्रोल होना चाहिए स्कूल के अंदर भी और बाहर भी बच्चे के ऊपर पूरी तरह से. What happened in school under Nazism? अब स्कूल्स का क्या हुआ नाजिज्म के अंडर?
ऑल स्कूल्स वर क्लेंस्ड एंड प्योरीफाइड, सबको क्लीन और प्योरीफाई किया गया। दैट मीन्स वहां से अनडिजायरेबल्स को सबको हटाया गया। दिस meant that teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. ऐसे टीचर्स जो या तो ज्यूज हैं या पॉलिटिकली उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, उनको हटाया गया। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, बच्चों को छांटा गया। जर्मन्स एंड ज्यूज could not sit together or play together, वो इकट्ठे खेल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। Subsequently undesirable children, Jews, physically handicapped, gypsies, और जो बच्चे थे ज्यूज के या physically handicapped जो होते थे या gypsies के बच्चे were thrown out of the school, स्कूल से निकाल दिया गया। And finally in 1940s they were taken to gas chambers, गैस चैम्बर में ले जाया गया, यानी फाइनली मार दिया गया। Good German children were subjected to a process of Nazi schooling, जो अच्छे चिल्ड्रन हैं यानी जो जर्मन नाजी जर्मनी वाले चिल्ड्रन हैं, नॉर्डिक आर्यंस हैं, उनको नाजी स्कूलिंग दी गई। अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजी ट्रेनिंग, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती थी। स्कूल टेक्स्ट बुक वर री रिटन, दोबारा से टेक्स्ट बुक डिजाइन की गई। रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस, एक रेशियल साइंस और इंट्रोड्यूस की गई कि रेस की साइंस क्या है, जिससे नाजी आइडिया जो रेस का है वो जस्टिफाई किया जा सके, बच्चों को समझ आ सके कि हाँ हम सही हैं नाजी आइडिया में। स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड, स्टीरियोटाइप्स जितने थे ज्यूज के बारे में उनको पॉपुलराइज किया गया ताकि हेट्रेड बढ़े उनके प्रति। इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस में भी वो पॉपुलराइज करने के तरीके लगाते थे, ज्यूज को के साथ स्टीरियोटाइप्स जोड़ा करते थे। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, बच्चों को सिखाया जाता था कि उन्हें लॉयल बनना है, सबमिसिव यानी कि वो पूरी तरह से समर्पित हों इस नाजी आइडिया की तरफ। हेट करें ज्यूज को एंड वर्शिप करें हिटलर की। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वाज टू नर्चर द स्पिरिट ऑफ वायलेंस, स्पोर्ट्स के फंक्शन भी इसलिए होते थे कि वायलेंस उनके अंदर आए, एग्रेशन आए। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक द चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन, और हिटलर के आइडिया से बॉक्सिंग जो थी वो ऐसी चीज है जो आयरन हार्टेड बना सकती है, स्ट्रॉन्ग बना सकती है, मैस्कुलाइन बना सकती है। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई कि वो एजुकेट करें जर्मन यूथ को, किस में, द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। 10 years old had to enter junk walk, junk walk 10 years के बच्चे जंक वॉक में ऐड हो जाते थे। 14 years पे ऑल द बॉयज हैड टू ज्वाइन नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हिटलर यूथ नाम से वो एक यूथ की वो चलती थी, ग्रुप चलता था, ऑर्गेनाइजेशन, उसको ज्वाइन करना होता था। वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, जहाँ पे वो वॉर को ग्लोरीफाई किया जाता था, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, वायलेंस और एग्रेशन उनके अंदर भरा जाता था। डेमोक्रेसी को कंडेम करते थे, हेट करते थे ज्यूज को, कम्युनिस्ट को, जिप्सीज को, और जिनको भी अनडिजायरेबल माना जाता है, यानी हिटलर जो अपने आइडियाज थे वो बच्चों में घुसाने के ये तरीके थे। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, बहुत सारी फिजिकल और आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग के बाद दे जॉइंट लेबर सर्विस, फिर ये लेबर सर्विस ज्वाइन करते थे, यूजुअली एट द एज ऑफ 18 की एज पे। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्सेस, फिर आर्म फोर्सेस में इनको सर्व करना जरूरी होता था, एंटर वन ऑफ द नाजीज ऑर्गेनाइजेशन, और फिर एंटर करना होता था कोई नाजी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि अपने आइडियाज बच्चों में घुसाना ताकि वो सपोर्टर ही बने हिटलर के। द यूथ लीग ऑफ नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922, एक यूथ लीग बनाई गई 1922 में। 4 years लेटर इट वॉज रीनेम्ड हिटलर यूथ, उसका नाम चेंज कर दिया गया, हिटलर यूथ रख दिया गया। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, यूनिफाई करने के लिए इस यूथ मूवमेंट को नाजी कंट्रोल के अंडर, ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वाज सिस्टमेटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड। ये आइडिया कब सफल होगा? जब बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दिए जाएंगे, तो बड़े सिस्टमेटिकली बाकी को बैन कर दिया गया। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मेन, मेन से डिफरेंट है वुमेन, ये बताया जाता था। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन हैड बिकम अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स एवरीवेयर वाज रॉन्ग, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स चल रही थी अभी बाकी सोसाइटी में, वो कहता था ये गलत चल रही है, जो वुमेन और मेन की इक्वालिटी के लिए चल रही है, एंड इट वुड डिस्ट्रॉय द सोसाइटी, से सोसाइटी खराब हो जाएगी। व्हाइल बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव एंड मैस्कुलाइन एंड स्टील हार्टेड,
बॉयज़ को तो मैस्कुलाइन स्टील हार्टेड होना सिखाया जाता था. गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आयरन चिल्ड्रन. और गर्ल्स को क्या सिखाया जाता था कि उनको अच्छे मदर बनना है और अच्छे आर्यन चिल्ड्रन को लाना है. गर्ल्स हैड टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ रेस. प्योरिटी ऑफ रेस कैसे रखनी है? उन्हें डिस्टेंस रखना है ज्यूस से, अपने घर की देख रेख करनी है एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज. दे हैड टू बी बियरर ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस. उनको एक आर्यन रेस और कल्चर का बियरर बनना है. In 1933, Hitler said, "In my state, mother is the most important citizen." क्या 1933 में हिटलर ने कहा था कि मदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिटीजन है. बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. नाजी जर्मनी में सारी मदर्स को एक जैसा तो ट्रीट किया नहीं जाता था. वुमेन हु बोर रेडिकली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड. जिनके ऐसा लगता था रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जिनके पास हैं उनको पनिश किया जाता था. एंड दोज हु प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड. और जो रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन जिनके होते थे उनको अवॉर्ड किया जाता था. यानी रेशियली डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है ये कैसे पता चलता था? उनके फिजिकल अपीयरेंस से. ये बच्चे देखने में कैसे हैं? ब्लॉन्ड हेयर है, ब्लू आइज हैं तो जर्मन है, प्योर जर्मन है. दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट्स एंड हॉस्पिटल्स. और ऐसी वुमेन जिनके जर्मन चिल्ड्रन होते थे उनको फेवर मिलता था ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स में. एंड वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कंसेशन इन शॉप्स पे कंसेशन मिलता था. थिएटर में टिकट्स, रेलवे फेयर्स सब में कंसेशन मिलता था. टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रन. और अपनी रेस को बढ़ाने के लिए एनकरेज करना था वुमेन को कि वो ज़्यादा बच्चे उनके हों. ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड. ऑनर के क्रॉसेस दिए जाते थे. ब्रॉन्ज क्रॉस फॉर गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन. 4 बच्चे हैं तो ब्रॉन्ज का क्रॉस. सिल्वर फॉर 6, गोल्ड फॉर 8 और मोर. ठीक है, ताकि आर्यंस का नंबर बढ़े. ऑल आर्यन वुमेन वर डेविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड. जो आर्यन वुमेन इस कोड को नहीं मानती थी उनको कंडेम किया जाता था पब्लिकली. सीवियरली उनको पनिश किया जाता था. दोज हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ज्यूज, पोल्स, रशियंस वर परेडेड थ्रू द टाउन विद शेव्ड हैट्स. और जो ज्यूज, पोल्स या रशियन से संपर्क रखती थी उनको शेव्ड हेड करके, ब्लैक फेस करके, प्लकार्ड उनके गले में टांग के कि आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ माई नेशन. मैंने अपने नेशन का ऑनर खराब किया है. ऐसे प्लकार्ड करके उनको ऐसे फिराया जाता था. मैनी रिसीव जेल सेंटेंस एंड लॉस सिविक ऑनर. बहुत सारे को जेल में भेज दिया जाता था और उनका सिविक ऑनर भी खत्म कर दिया जाता था. एज वेल एज देयर हस्बैंड एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस. और उनका ऑनर भी खत्म हुआ. उन्होंने लूज किया अपना हस्बैंड या फैमिलीज को इस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए. आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा. अब हम ये देखते हैं कि इसका आर्ट क्या था प्रोपेगेंडा का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट क्यों कर रहे थे इस नाजी को. नाजी regime used language of and media with care. ये बड़े ध्यान से मीडिया और लैंग्वेज पे बहुत ध्यान रखते थे. एंड often to great effect, बहुत ज़्यादा इफेक्ट तक. The terms they coined to describe their various practices are not only deceptive. धोखा देने वाली हैं वो टर्म्स जो वो यूज़ किया करते थे. they are chilling. उससे बहुत डर लग जाता है एकदम. Nazis never use word kill or murder in the official communication. ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कभी भी किल या मर्डर जैसा शब्द वो यूज नहीं करते थे. मास किलिंग वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट. मास किलिंग कभी करनी है तो वहां पे स्पेशल ट्रीटमेंट उसका नाम था. फाइनल सोल्यूशन होता था ज्यूज के लिए. यूथैंसिया होता था डिसेबल्ड के लिए. सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन होता था. इन इवैक्यूएशन मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर. इवैक्यूएशन का मतलब खाली कराना, लेकिन उसका मतलब क्या होता था कि लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना है. डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड? गैस चैम्बर्स का क्या नाम था? उनको डिसइंफेक्शन एरियाज कहा जाता था. वो देखने में बाथरूम जैसे लगते थे जिसके अंदर फेक शावर हेड्स लगे हों, लेकिन वो शावर हेड्स और वो बाथरूम नहीं थे बल्कि वो गैस चैम्बर्स थे. मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट ऑफ रेजीम एंड popularize it worldwide. और मीडिया को बड़ा केयरफुली यूज किया जाता था कि वो सपोर्ट मिले उसके रिजीम को और पॉपुलराइज हो वो वर्ल्ड वाइड में. नाजी आइडिया वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस. और नाजी आइडिया को इमेजेस से, फिल्म से, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन से, लीफलेट से पॉपुलराइज किया जाता था. इन पोस्टर ग्रुप आइडेंटिफाइड एज एनिमीज ऑफ जर्मनी वर स्टीरियोटाइप्ड. और जो ग्रुप्स जिनको एनिमीज माना जाता था जर्मन्स का, उनके साथ स्टीरियोटाइप्स जोड़ दिए जाते थे.
मॉक किया जाता था, अब्यूज किया जाता था, डिस्क्राइब्ड एज ईवल, उन्हें गलत डिस्क्राइब किया जाता था। सोशलिस्ट लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डीजेनरेट। सोशलिस्ट और लिबरल्स जो थे उनको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता था जैसे वीक हैं, डीजेनरेट हैं वो। दे वर अटैक्ड एज मलेशियस फॉरेन एजेंट्स, मलेशियस फॉरेन एजेंट्स उनको माना जाता था। प्रोपेगेंडा फिल्म वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर ज्यूज, और यही प्रोपेगेंडा ज्यूज के प्रति हेट्रेड लाता था। मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज इटर्नल ज्यू, सबसे ज़्यादा बदनाम है इस उसमें फिल्म इटर्नल ज्यू नाम की। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को स्टीरियोटाइप किया जाता था, उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें जोड़ी जाती थी जिससे हेट्रेड फैले, और उनको मार्क किया जाता था। देवर शोन विथ फ्लोइंग बियर्ड्स, कैसे दिखाया जाता था कि जैसे बहुत लंबी लंबी बियर्ड्स होती हैं, काफ्तान पहनते हैं। Whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were highly assimilated community. असलियत में ज्यूज इतने मिक्सड अप हो चुके थे वहां पे कि वो अलग दिखते ही नहीं थे। They were referred to as vermin, rats and pests. कीड़े मकोड़ों से उनका मिलान किया जाता था। Their movements were compared to that of rodents. चूहों जैसी उनकी चाल मानी जाती थी। Nazism worked on the minds of people. लोगों के माइंड पे छा गई थी ये चीज़ें। Tapped their emotion को चेंज करती थी। Turned their hatred and anger to those marked as undesirable. जो हिटलर अनडिजायरेबल जिनको मानता था उनके प्रति इस तरीके से हेट्रेड और एंगर लोगों के अंदर भी ले आता था। नाजी मेड इक्वल एफर्ट टू अपील टू द डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, अलग अलग सेक्शन जो है पॉपुलेशन के होते हैं उन सबको अपील करने की कोशिश करी। दे सॉट टू विन देयर सपोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजी अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। इस तरह का आइडिया देना कि नाजी ही उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, लोगों के अंदर ये भावना भर दी कि नाजी ही बेस्ट है। ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अब हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी लोग जो थे, इतना क्राइम हो रहा था ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, तो उसमें ऑर्डिनरी लोगों का क्या रिएक्शन था। हाउ डिड कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म, नाजिज्म को कैसे रिएक्ट कर रहे थे। मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज, बहुत सारे लोगों ने तो नाजी आइज से देखना वर्ल्ड को शुरू कर दिया था। स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज, नाजी लैंग्वेज ही बोलने लगे थे। क्या होता है, ब्रेन वॉश कर दिया था अच्छे से। दे फेल्ट हेट्रेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक ज्यू, ज्यू जैसा कोई दिखता था तो उनके अंदर हेट्रेड और एंगर आ जाता था। दे मार्क द हाउसेस ऑफ ज्यूज एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स, हाउसेस भी मार्क कर देते थे वो ज्यूज के, और सस्पिशियस नेबर्स जो उनको लगता था पड़ोसी ये कहीं ज्यू तो नहीं है तो रिपोर्ट करते थे। दे जेन्युइनली बिलीव नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग, उनका मानना अब ये होता जा रहा था कि प्रॉस्पेरिटी और जनरल वेलबींग अब इसी में लाई करता है कि नाजिज्म आ जाए अच्छी तरह से। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज नाजी, हर जर्मन तो नाजी नहीं था। मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म, कई लोगों ने एक्टिव रेजिस्टेंस भी किया, नाजिज्म के अगेंस्ट भी बोला। ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ, और उनको सामना करना पड़ा पुलिस रिप्रेशन का या डेथ का। लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन हाउएवर वर पैसिव ऑनलुकर्स, बहुत सारे लोग पैसिव ऑनलुकर्स थे, यानी देख भी रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे। अपैथेटिक विटनेसेस, ऐसे विटनेसेस जिनको कोई सहानुभूति नहीं थी। दे वर टू स्केयर्ड ऑफ एक्ट, लेकिन वो बहुत डरे हुए थे। टू डिफर टू प्रोटेस्ट, उनसे आइडिया डिफर करना या प्रोटेस्ट करना वो उनकी हिम्मत नहीं थी। दे प्रेफर टू लुक अवे, कुछ गलत हो रहा है तो उससे दूर अलग तरफ देखना वो ज़्यादा पसंद करते थे। पेस्टर नियमलर, अ रेजिस्टेंस फाइटर, ऑब्जर्व्ड एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, एक रेजिस्टेंट फाइटर था जिसने ये देखा कि कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। अनकैनी साइलेंस, गलत साइलेंस है अमंग ऑर्डिनरी जर्मन इन द फेस ऑफ ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज क्राइम्स, बड़े ब्रूटल और ऑर्गेनाइज क्राइम्स हो रहे हैं और लोगों को उसके अगेंस्ट बोल नहीं रहे हैं। कमिटेड अगेंस्ट पीपल ऑफ नाजी एम्पायर, नाजी एम्पायर में लोगों के साथ जो भी बुरी चीज हो रही है उसके अगेंस्ट कोई बोल नहीं रहा है। ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस, उसने साइलेंस के बारे में क्या लिखा। दे फर्स्ट केम टू द कम्युनिस्ट, के पहले नाजिज्म नाजी वाले कम्युनिस्ट के अगेंस्ट आए। वेल आई वॉज नॉट कम्युनिस्ट, मैं कम्युनिस्ट क्योंकि नहीं था, सो आई सेड नथिंग, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। देन दे केम फॉर सोशल डेमोक्रेट्स, सोशल डेमोक्रेट्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया, लेकिन मैं सोशल डेमोक्रेट्स नहीं था, सो आई डिड नथिंग, तब भी मैंने कुछ नहीं किया। देन दे केम फॉर ट्रेड यूनियनिस्ट, फिर ट्रेड यूनियनिस्ट के साथ उन्होंने गलत किया, लेकिन मैं क्योंकि ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था,
फिर उसके बाद उन्होंने ज्यूस के लिए किया, लेकिन क्योंकि मैं जू नहीं था तो मैंने कुछ नहीं किया। देन व्हेन दे केम फॉर मी, अच्छा फिर वो मेरे अगेंस्ट आए तो कोई भी नहीं था जो मेरे लिए खड़ा हो सके। यानी उसका कहना यही था कि एकता नहीं है, इसकी वजह से सफर वो कर रहे हैं ज्यूज। What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether. Jews क्या फील कर रहे थे ये भी टोटली अलग स्टोरी है। Charlotte Behrad secretly recorded people's dream in her diary. एक डायरी में उसने लिखा and later published them in highly disconcerting book called Third Reach of Dreams. और एक बुक लिखी, उसके अंदर उसका पार्ट आता है, शी डिस्क्राइब हाउ ज्यूज देमसेल्फ बिगैन बिलीविंग इन नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम, कि इतना ब्रेन वॉश किया था कि ज्यूज भी बिलीव करने लगे थे वो नाजी स्टीरियोटाइप्स में जो उनके बारे में नाजी देते थे। दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोजेस, वो ड्रीम करते थे जैसे उनकी नोजेस हुक्ड हैं, ब्लैक हेयर हैं, आईज हैं, ज्यूइश लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट्स भी उनके अलग हैं। द स्टीरियोटिपिकल इमेजेस पब्लिसाइज्ड इन नाजी प्रेस हाउंटेड ज्यूज, जो पब्लिसाइज की जाती थी स्टीरियोटिपिकल इमेजेस जो उन्हें दिखाती थी जिस तरह का, वो उनके दिमाग पे भी छा गया था ज्यूज के। दे ट्रबल्ड देम इवन इन देयर ड्रीम्स, सपनों में भी उन्हें उस चीज से डर लगता था। ज्यूज डाइड मेनी डेथ बिफोर इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर, गैस चैम्बर पहुंचने से पहले ही उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने अंदर जो एक डिग्निटी होती है वो इतनी खत्म हो चुकी थी कि वो कई डेथ मर चुके होते थे गैस चैम्बर जाने से पहले। अब ये होलोकॉस्ट जो चल रहा था उसके नॉलेज कैसे पता चली, कैसे पता चला लोगों को। Information about Nazi practices had trickled out of Germany during the last years of regime. regime के last years में थोड़ी सी trickle out करने लगी थी, ये problems बाहर निकल के वर्ल्ड में पहुंचने लगी थी, but it was only after the war ended, the Germany was defeated, that the world came to realize the horrors of what had happened. तब वर्ल्ड ने रियलाइज किया, जब वॉर खत्म हो गया था, जर्मनी हार गई थी, तब पता चला कि इसमें असलियत में हो क्या रहा था। While the Germans were preoccupied with their own plight, जर्मन्स अपनी ही परेशानियों से परेशान थे। एज अ डिफीटेड नेशन इमर्जिंग आउट ऑफ रबल, हारा हुआ नेशन जैसे कूड़े करकट से बाहर निकल के आ रहा है। ज्यूज वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर द एट्रोसिटीज एंड सफरिंग्स दे हैड एंड्योर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन। ज्यूज चाहते थे वर्ल्ड याद रखे कि किस तरह की एट्रोसिटीज और सफरिंग उन्होंने सफर करी जब नाजी ने किलिंग ऑपरेशन चलाए थे, ऑल्सो कॉल्ड हॉलोकॉस्ट, इसको हॉलोकॉस्ट भी बोलते हैं। एट इट्स हाइट, अब ये इससे बढ़ के और क्या हो सकता है, घेटो में रहने वाला एक बंदा था, उसने कहा कि ही वांटेड टू आउटलिव द वॉर जस्ट फॉर हाफ एन आवर, कि वॉर के बाद उसे चाहे आधा घंटा ही मिल जाए जीने को। प्री-अज्यूमेडली ही मेंट दैट ही वांटेड टू बी एबल टू टेल द वर्ल्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड इन नाजी जर्मनी, ताकि वो वर्ल्ड को बता सके कि नाजी जर्मनी में क्या हुआ था। द इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ टू बियर विटनेस, ऐसी स्पिरिट कि वो विटनेस बन के प्रिजर्व करे डॉक्यूमेंट्स जो कि कैन बी सीन बाय मेनी घेटो एंड कैंप इनहेबिटेंट हु रोट देयर डायरीज। बहुत सारे लोगों ने जो ये घेटो में या कैंप में रहते थे उन्होंने अपनी डायरीज लिखी, नोटबुक्स रखी, आर्काइव्स बनाए गए बाद में। ऑन द अदर हैंड व्हेन द वॉर सीम लॉस्ट, जब ऐसा लगा कि वॉर अब खत्म हो जाएगा, नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल इनडिस्क्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन ऑफिसेज। तो नाजी लीडरशिप ने पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि वो सारे प्रूफ्स जो उनके क्या उन्होंने एट्रोसिटीज करी हैं वो सब वर्ल्ड को ना पता चल जाए, इसलिए उनको जला के खत्म कर दिया जाए। Yet the history and the memory of Holocaust live in memoirs, fiction, documentaries, poetry, memorials and museum in the many parts of the world. आज भी लेकिन इस हॉलोकॉस्ट की यादगार जो है मेमोइर्स में, फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोएट्री, इन सब में है। दे आर ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड इट, ये ट्रिब्यूट है उनके लिए जिन्होंने उसके अगेंस्ट कुछ बोला। एंड एम्ब्रेसिंग रिमाइंडर ऑफ दोज हु कोलैबोरेटेड, और एक रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसका साथ दिया। एंड द वार्निंग टू दोज हु वॉज्ड इन साइलेंस, एक वार्निंग है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने बिना कुछ बोले इन चीज़ों को देखा और देखते रहे। So this was what happened in Germany, how Hitler killed so many people whom he found undesirable. Undesirable मतलब यानी कि वो चाहिए नहीं, सिर्फ उसे अपनी नाजी जर्मनी चाहिए थी।
ये पिक्चर्स के थ्रू दिखा सकते हैं कि किस तरह से वो नाजी बच्चों को तो बहुत प्यार करता था, जबकि हेट्रेड होती थी जीव बच्चों के लिए और उन्हें फाइनली मार दिया जाता था. So this was the chapter. I think it's now clear to you. Thank you.